नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है इसको मेरी ननद ने मेरे साथ शेयर किया। इस कहानी में आप जिस आत्मा से मिलोगे वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है और वह एक लड़की को जकड़ लेता है और उसको छोड़ने का नाम नहीं लेता। एक आत्मा जिसको उस लड़की के अपनों ने उसके पीछे लगा दिया, उसके बाद मत पूछो उसके साथ क्या क्या हुआ। आज की जो भूतिया कहानी है यह आज से 10 साल पहले की सच्ची घटित कहानी है। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ यह सिवान की घटित कहानी है। सिवान में मेरी एक ननद है, उन्होंने मुझे बताया आज के कुछ साल पहले कि उनके पड़ोस में एक लड़की के ऊपर एक आत्मा आ गया। वह आत्मा ऐसा वैसा नहीं था, बहुत भारी था और काफी पुराना था। वह आत्मा उस लड़की को जीने नहीं दे रहा था और दुनिया छोड़ने नहीं दे रहा था, उसको बहुत ज्यादा तड़पा रहा था, उससे बदला ले रहा था, जबकि उस लड़की की कोई भी गलती नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उसके अपनों की गलती की वजह से उसके अपनों ने ही उसे बहुत ज्यादा सताया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या घटित हुआ था। दोस्तों, सिवान में एक फैमिली थी जो काफी रिच थी और उस फैमिली में 5 मेंबर थे। हम स्टार्ट करते हैं उस घर के सबसे छोटे वाले मेंबर जिसका नाम है शांतनु। शांतनु, उसके माता पिता दादी दादा मतलब पूरी फैमिली भरपूर थी और शांतनु अपने माता पिता का इकलौता संतान था। पढ़ने में काफी ज्यादा तेज था। उसका सपना था कि वह अब्रॉड जाके पढ़ाई करे और उसने अपना सपना पूरा भी किया। शांतनु तैयार हुआ अब्रॉड जाने के लिए तो उसकी दादी ने उसे रोका और उसको बोला कि देख बेटा, तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब तक जीवित रहूंगी पता नहीं और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे सामने रहे। शांतनु दादी की फीलिंग समझा और उसने दादी को समझाया कि देखो दादी, मेरी कैरियर की बात है, तुम अभी लंबा जियोगी, ऐसे मत बोलो, मुझे जानने दो, मुझे मत रोको, इसके बदले में आपको कुछ और चाहिए तो दादी मांग लो, लेकिन मेरा सपना मत तोड़ो। मुझे ना बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। दादी ने शांतनु की बात समझा और उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, तू जा पढ़ाई कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तू मेरे साथ एक वादा कर कि तू शादी इंडियन लड़की से ही करेगा। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ की गोरी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और वे लड़कियां इंडिया नहीं आती, लड़के शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि तू हमारे इकलौता बच्चा है और तू उधर शादी करके रहे। हम लोग तेरे साथ रहना चाहते हैं, तुझे खुश रखना चाहते हैं, तू बस इतना ही वादा कर। शांतनु मुस्कुराया और उसने बोला दादी को कि हाँ दादी, पक्का मैं वादा करता हूँ, इंडियन लड़की से ही शादी करूंगा और घर वाले जिससे कराएंगे उसी से शादी करूंगा। शांतनु ने दादी से वादा किया। उसके बाद पढ़ाई के लिए वह बाहर चला गया। कुछ साल बाद उसको पता चला कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह सोचा घर रिटर्न आने के लिए, बट घर वालों ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, पढ़ाई अधूरी छोड़ के मत था, तू पढ़ाई कंप्लीट कर, तू अपने सपने के लिए गया है तो रुक और उसके बाद तू घर आ। शांतनु अब्रॉड में अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद वह इंडिया आया और उसकी एज हो चुकी थी शादी के लिए, तो उसके घर वालों ने उससे पूछा कि बेटा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो तू शादी कर ले, हम लोग नहीं रोकेंगे। यहाँ पर शांतनु रोती हुए बोला कि नहीं माँ, मैंने कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि मैंने दादी से प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियन लड़की से ही शादी करूंगा और जहाँ आप लोग कराओगे मैं वहीं पे कर लूंगा, खुशी खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांतनु की माँ को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि आजकल का बच्चा जो कि अब्रॉड से आया है और बोल रहा है कि मैं इंडियन लड़की से शादी करूंगा, वो भी वहाँ करूंगा जहाँ आप लोग कराओगे, मतलब यह शॉकिंग बात थी घर वालों के लिए। घर वालों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने शांतनु के लिए लड़की देखना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, कुछ महीनों बाद शांतनु का रिश्ता फिक्स हो जाता है एक लड़की से। घर वालों ने शांतनु से
पूछा कि क्या तुम लड़की को देखना चाहोगे। शांतनु ने बोला कि जैसी आप लोग की इच्छा, अगर आप लोग दिखाओगे तो देख लूंगा, नहीं दिखाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर वालों ने सोचा कि हम कुछ ज्यादा ही अन्याय कर रहे हैं अपने बेटे के साथ, कम से कम उसे एक बार दिखा देते हैं, अगर लड़की पसंद नहीं आएगी तो हम दूसरे जगह करेंगे, क्योंकि यह पूरी जीवन भर की बात है, किसी के साथ भी उसको हम नहीं बांध सकते। शांतनु के घर वाले खुले विचार के थे, इसीलिए उन्होंने लड़की वालों को खबर भिजवा दिया कि हम लड़की देखने आएंगे। फिर कुछ दिनों बाद शांतनु की फैमिली पहुंचती है लड़की को देखने के लिए। जो लड़की थी उसका नाम था प्रीति। प्रीति दिखने में थोड़ी सी हेल्दी थी और उसका जो रंग था वो हल्का था, मतलब सांवली थी, बट पढ़ाई में काफी तेज तर्रार थी और वह शांतनु की टक्कर की थी, इसीलिए घर वालों ने रिश्ता तय किया था। शांतनु प्रीति से मिला, प्रीति शांतनु से मिली, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा बात हुआ। शांतनु घर पे आया और घर वालों ने उससे पूछा कि लड़की कैसी लगी, क्या तुझे लड़की पसंद है। तब शांतनु ने जवाब दिया कि लड़की अच्छी है, लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की बहुत ज्यादा स्मार्ट है, दिखती भी ठीक ठाक है, कलर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई है, क्या आप लोग उससे शादी करा दोगे। घर वालों को झटका लगा यह सुनते से ही। उन लोगों ने पूछा कौन है वह लड़की, बताओ, क्यों नहीं कराएंगे, अगर तुम्हारी इच्छा है तो करा देंगे। यहाँ पर शांतनु ने एक लड़की के बारे में बताया। जो लड़की थी उसका नाम था सोनी और वह प्रीति की बुआ की लड़की थी, जो कि प्रीति को सजाने के लिए प्रीति के घर पे गई थी। शांतनु ने घर वालों को बताया कि सोनी मुझे पहली नजर में पसंद आ गई, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसकी सुंदरता और बहुत ज्यादा समझदार है। यहाँ पे शांतनु के घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह प्रीति के घर वालों को क्या बोले और सोनी के घर वालों से क्या बात करे, क्योंकि सोनी से शादी तय करना चाह रहे थे, सोनी से शादी करना चाह रहे थे। आखिरकार शांतनु की खुशी की बात थी, शांतनु की माँ ने इस चीज को संभाला। उन्होंने प्रीति के माता पिता से माफी मांगा और सोनी के माता पिता से शादी की बात की। सोनी के घर वाले शादी के लिए रेडी हो गए थे, बट सोनी रेडी नहीं थी, उसने मना कर दिया था शादी के लिए। शांतनु ने सोनी से सवाल किया कि तुम मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही हो, मुझमें क्या प्रॉब्लम है, मैं अच्छा दिखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बाहर से पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा कमाता हूँ, घर परिवार बढ़िया है, माता पिता का सिंगल बच्चा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है। देन सोनी ने शांतनु को रिप्लाई दिया कि देखो, तुम में समस्या ये है कि तुमने मेरी बहन को रिजेक्ट किया, दूसरी बात ये कि अभी मैं छोटी हूँ, अभी मैं शादी नहीं कर सकती, मैं ग्रेजुएशन में हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मुझे लव मैरिज करना था, मेरी बचपन से ख्वाहिश है। यह सुनते से ही शांतनु हंस पड़ा और उसने बोला सोनी को कि एक काम करो, तुम टाइम लो, तुमको जितना टाइम लेना है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम रेडी हो जाओगी देन शादी कर लूंगा। यह सुनते से ही सोनी का जो दिल था वह पिघल गया, उसने बोला कि मैं ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लूंगी। फिर आगे चल के इन दोनों की शादी हो जाती है धूमधाम से। यहाँ पर शांतनु और सोनी की शादीशुदा वाली जिंदगी काफी अच्छी कट रही थी। शादी के 2 साल बाद शांतनु के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। शांतनु जो है वह अपनी वाइफ को खो देता है जब उसकी वाइफ की डिलीवरी होती है, और सोनी को एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई थी जिसका नाम था अंजलि। यहाँ अंजलि जन्म से ही माँ को खो देती है और उसकी देख रेख के लिए कोई नहीं था। जो शांतनु की माँ थी वह देखभाल कर रही थी अंजलि की, और अंजलि की दादी बहुत ज्यादा चिंतित होती है अपने बेटे को लेके। वह सोचती है कि बेटे के लिए कोई ना कोई लड़की मिल जाए जो उसका जीवन संभाल ले। यहाँ पे शांतनु जी को शादी नहीं करना था, वह बार बार अपनी माँ को मना कर रहे थे, लेकिन उनकी माँ नहीं मानी। उनकी माँ ने बहुत सारे रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी रिश्ता उसके लिए फिट नहीं था। एक दिन शांतनु जी की माँ को ख्याल आया प्रीति के बारे में, और उन्होंने सोचा कि प्रीति काफी अच्छी लड़की है, वह बहुत ज्यादा समझदार है, प्लस मेरे बेटे को पसंद करती है, ऊपर से जो अंजलि है वह उसकी मौसी लगेगी, और अभी तक प्रीति की शादी नहीं हुई है, तो क्यों ना हम लोग अपने बेटे का रिश्ता भेजें। अगर वे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं देन घर की बात घर में ही रह जाएगी, शादी हो जाएगी और इस बच्ची को माँ मिल जाएगा, प्लस मेरे बेटे को एक अच्छी समझदार लड़की मिल जाएगी जो उसकी जीवन को संभाल लेगी। यह सोचते हुए शांतनु की माँ रिश्ता भेज देती है प्रीति के यहाँ।
प्रीति के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था, बट प्रीति को पसंद आया। प्रीति ने शांतनु को अपना लिया और इन दोनों की शादी हो गई। प्रीति जैसे ही पहुंची ससुराल, उसने अंजलि को देखा तो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई अंजलि से। प्रीति अंजलि को पसंद नहीं करती थी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था कि अंजलि की माँ ने शादी कर लिया था शांतनु से, जबकि शांतनु को पसंद करती थी प्रीति। यहाँ पर ट्रायंगल लव स्टोरी था, बट प्रीति ने अपना पैर पीछे खींच लिया था। उसने किसी को कुछ नहीं बोला था, बट यह बात प्रीति के दिल पे लग गई थी। उसने कभी किसी से शादी नहीं किया। उसने डिसाइड किया था कि वह किसी से भी शादी नहीं करेगी, लेकिन यहाँ मौका मिलते से ही उसने शांतनु से शादी कर लिया। शांतनु ने प्रीति से शादी तो किया, बट वह प्रीति के नजदीक नहीं जाता था। वह हमेशा डिस्टेंस बना के रखता था, क्योंकि उसको सोनी से प्यार था। वह सोनी को भूल नहीं पाया था। धीरे धीरे टाइम कट रहा था। अंजलि धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इधर शांतनु धीरे धीरे नजदीकी बना रहा था प्रीति से। प्रीति शांतनु को अपना बना ली और एक तरफ उसने अंजलि से बहुत ज्यादा दूरी बना लिया। अंजलि हमेशा कोना में बैठी रहती थी। वह किसी से बात नहीं करती थी, अलग टाइप की हरकतें करती थी। घर वालों को ऐसा लगता था कि उसका नेचर ही ऐसा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे समय कटा, अंजलि बड़ी हुई। वह पढ़ाई से भागती थी। वह पढ़ना नहीं चाहती थी। अगर कोई कॉलेज भेज दे तो वह जाना नहीं चाहती थी। उसके जो फादर थे शांतनु जी, वह बहुत गुस्साते थे, क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत मानते थे। वह चाहते थे कि बेटी अच्छा खासा पढ़े लिखे एंड अच्छा करे जिंदगी में, बट बेटी ऐसी थी कि वह साइड से रहती थी। किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। लोगों को देखना नहीं चाहती थी। कोई कुछ बोले तो चुपचाप सुन के चली जाती थी, पलट के जवाब नहीं देती थी। शांतनु जी अपनी बेटी को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिए थे, लेकिन उसका कोई भी इलाज नहीं था। एक दिन प्रीति ने शांतनु को बोला कि देखिए, हमारी जो बेटी है काफी बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, क्यों ना हम इसका शादी कर दें। अगर पढ़ नहीं रही है तो बेहतर है कि शादी कर दे, शायद किसी लड़के से मिले तो इसका जिंदगी बदल जाए। शांतनु जी पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बाद में उन्होंने प्रीति की बात मान ली और उन्होंने एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर दी बेटी की। अंजलि पहुंची ससुराल में, लेकिन उसका जो रवैया था वह बदला नहीं। ससुराल वालों के साथ भी वह कट के रहने लगी। अंजलि के ससुराल में एक चीज काफी अच्छा था, अंजलि की जो सासू माँ थी वह बहुत ज्यादा मानती थी अंजलि को, एकदम अपनी माँ जैसा प्यार करती थी। अंजलि कुछ भी कर दे, लेकिन वह एक शब्द भी अंजलि को नहीं बोलती थी। धीरे धीरे अंजलि का भी दिल पिघलने लगा और वह अपनी सासू माँ को माँ जैसी मानने लगी और धीरे धीरे बातें भी करना स्टार्ट कर दी। अंजलि और अंजलि की सासू माँ काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, एकदम दोस्त टाइप से हर एक चीज शेयर करते थे। अंजलि की शादी को 3 से 4 महीने हो चुके थे। वह अपने ससुराल वालों से घुल गई थी, मिल गई थी और मस्त जिंदगी काट रही थी। एक रात की बात है, अंजलि सो रही थी। रात के 3 या 3:30 का समय हो रहा होगा। उस समय वह बहुत तेज चिल्लाई। पति डर गया। घर वाले इकट्ठा हो गए कि क्या हुआ। जब घर वालों ने अंजलि से पूछा तो वह बोली, मेरे सर के ऊपर जो रेलिंग है वहाँ पे छिपकली थी और वह मुझे घूर रही थी। उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दिया। घर वालों को लगा कि शायद छिपकली दीवार से गिर गई होगी, इसलिए चिल्लाई है। उन लोगों ने इस चीज को नॉर्मल माना और बोला कि ठीक है, सो जाओ। लेकिन अंजलि को नींद नहीं आई। वह बहुत ज्यादा डरी थी। वह डरे डरे रात काट दी। फिर अगले दिन इवनिंग में उसने नोटिस किया कि एक बिल्ली किचन में दूर बैठ के अंजलि को देख रही है। अंजलि ने जैसे ही उसके तरफ देखा, वह अंजलि के ऊपर छलांग लगा दी। यहाँ पर अंजलि चाय लेके गिरी नीचे जमीन पे और वह काफी जल गई। घर वालों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि सामने जो बिल्ली थी ना, उसने मेरे ऊपर छलांग लगाया। घर वाले चौंक गए। घर वालों ने बोला कि देखो, हमारे यहाँ कोई बिल्ली नहीं है और इस घर में कोई बिल्ली नहीं आती है। जरूर तुमने कुछ इमेजिन किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि चिल्लाते हुए रोते हुए सबको बोल रही है, सबको समझा रही है कि नहीं, बिल्ली ने छलांग मारी है, मैंने खुद महसूस किया है, बिल्ली मेरे ऊपर कूदी है। फिर घर वालों ने बोला कि हाँ, हो सकता हो कहीं से बिल्ली आ गई हो, खैर कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम चलो। फिर अंजलि की सासू माँ ने अंजलि को दवा वगैरह लगाया। उसके बाद अंजलि से बैठ के बातें की कि बताओ तुम्हें क्या क्या दिखता है, तुम क्या क्या फील करती हो। अंजलि ने बहुत सारी चीजें अपनी सासू माँ को बताई। फिर रात हुआ और रात में सारे लोग इकट्ठे खाना खाए और अपने अपने कमरे में जाके सो गए। दोस्त
दोस्तों रात के 12 से 1 के बीच का समय था। अंजलि को लगता है टॉयलेट, वह टॉयलेट के लिए उठती है और बाथरूम जाती है। उधर से रिटर्न आती है। रिटर्न आते समय वह महसूस करती है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, वो भी गुनगुनाते हुए। कोई है जो गीत गाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा है। वह घूम के देखी तो कोई नहीं था। फिर वह आगे बढ़ी, उसने फिर से घूम के देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। बस उसको आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने 1-2 बार पूछा, कौन है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है, सामने आओ। लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया। उसने इग्नोर मारा इस चीज को और अपने गेट के पास पहुंची। तभी उसके सामने एक परछाई आई और वह डर गई और पीछे की तरफ भागी और गिर गई। फिर से अंजलि की चीख निकली। अंजलि के घर वाले इकट्ठा हुए और पूछे कि बताओ बेटा क्या हुआ। फिर उसने सारी बातें अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने इस चीज को इग्नोर मार दिया। उन लोगों को लगा कि अंजलि को कोई दिमागी प्रॉब्लम है, लेकिन अंजलि की सासू माँ ने इस चीज को गांठ बांध लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम चलो मेरे कमरे में मेरे साथ सो। वह अपनी बहू को अपने कमरे में लेके गई, अपने साथ सुलाई। अंजलि की सासू माँ पूरी रात जाग के बस यही सोच रही थी कि यह सारी चीजें मेरी बहू के साथ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सुबह का समय था। अंजलि और अंजलि की सासू माँ एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अंजलि की सासू माँ ने अंजलि से उसके बचपन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। अंजलि ने ईमानदारी से सारे सवालों का जवाब दिया। अंजलि की सासू माँ बोली कि ठीक है बेटा, जाओ तुम नहा लो, धोवा लो, तैयार हो जाओ, बट कुछ खाना मत, मैं आती हूँ थोड़े ही देर में। फिर अंजलि ने वही किया जो उसकी सासू माँ ने बोला था। अंजलि की सासू माँ किसी के साथ लौटी, वो भी दोपहर में। अंजलि की सासू माँ ने उस इंसान को बोला कि देखिए ये मेरी बहू है, इसका नाम है अंजलि, और इसके ऊपर ऐसा क्या है, क्यों यह उल्टी सीधी हरकतें करती है, क्यों यह डरती है, क्यों यह चीखती है और यह एक कोने में बैठ जाती है, बहुत ज्यादा कभी रोती है, कभी हंसती है, अजीब तरह की हरकतें करती है। मुझे डाउट है कि इसके साथ कोई घटना घटित हुई है, आप जरा पता कीजिए। जो इंसान अंजलि के घर पे आया था वह एक जानकार था। उसने अंजलि को देख के अंजलि की सासू माँ को बताया कि हाँ, आपका अंदाजा एकदम सही है, इसके ऊपर एक बहुत भारी आत्मा है। वह आत्मा इसके साथ बहुत ज्यादा खेल खेल रहा है। आत्मा का मकसद है इसे तड़पाना, इसीलिए वह कुछ कुछ टाइम पे इसे परेशान करता है। यह सुनने के बाद से अंजलि के घर वालों को झटका लगा। उन लोगों ने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था कि हाँ, कुछ इस टाइप की चीजें हो सकती है। तांत्रिक ने और भी खुलासा किया और उसने बोला कि अंजलि के किसी अपने ने अंजलि के साथ इस चीज को बांधा है। अंजलि की सासू माँ ने तांत्रिक से जिद किया और उन्होंने पूछा कि आप नाम बताइए ताकि मैं अपनी बहू को सतर्क कर सकूं और दोबारा वहां इसे ना भेजूं। तांत्रिक ने पूरा खुलासा कर दिया। उसने बताया कि जो आत्मा अभी आपकी बहू की बॉडी में मौजूद है, मैं उससे बात करता हूँ और सवालों का जवाब देता हूँ। तांत्रिक ने एक एक करके सारा खुलासा किया और उसने बताया कि अंजलि की सौतेली माँ यानी प्रीति, उसने इस आत्मा को बांध दिया। जब अंजलि की विदाई हो रही थी तब उस समय इसका आंचल मसल के उन्होंने आत्मा को पीछे लगा दिया। अंजलि की सौतेली माँ अंजलि से बहुत ज्यादा जलती है, इसी कारण उन्होंने आत्मा को बांधा है। वह चाहती है कि अंजलि तड़पती रहे। यहाँ पे अंजलि की सासू माँ को सारी चीजें समझ में आ गया कि आखिर प्रीति जी ने क्यों आत्मा को लगा दिया पीछे अंजलि के। अंजलि की सासू माँ ने तांत्रिक से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इस आत्मा को अपने साथ ले जाइए और मेरी बहू को आजाद कीजिए ताकि हम लोग एक खुशहाल परिवार बन के रह सके, मेरी बहू हंसी खुशी आगे बढ़ सके। उसने बहुत ज्यादा दुख देखा है, अब सुख की बारी है। तांत्रिक ने ठीक वैसा किया जैसा अंजलि की सासू माँ चाहती थी। तांत्रिक आत्मा को लेके चला गया और यहाँ पे अंजलि की सासू माँ ने शांतनु जी को अपने घर पे बुलाया और पूरी की पूरी कहानी बता दी। शांतनु जी ने पहले तो आत्मा के बारे में यकीन नहीं किया, बट बाद में उन्होंने अपनी माँ से बात किया और अपनी बीवी
देवी से बात किया, तब जाके उनको पता चला कि हाँ एक्चुअल में आत्मा होता है। यहाँ पे शांतनु जी ने प्रीति से पूछा कि आखिर तुमने यह सब क्यों किया। तब प्रीति ने बताया कि हाँ मैंने ही किया, मैंने जलन में किया, क्योंकि अंजलि की माँ ने मुझे आपसे छीन लिया था, इसीलिए मैं चाहती थी कि उसकी बेटी पूरी जीवन भर तड़पे, इसीलिए मैंने किया। शांतनु जी ने पूछा कि क्या तुम जादू टोना जानती हो। देन प्रीति ने बताया कि नहीं, मैं जादू टोना नहीं जानती हूँ, बट मैं किसी ऐसे इंसान को जानती हूँ जो बहुत सारे भूत प्रेत वगैरह रखा है, उसने किया है। यहाँ पे शांतनु जी ने ठाना अपनी वाइफ को सजा देने के लिए। उन्होंने बोला देखो तुमने मेरी बेटी को बहुत तड़पाया है, इसीलिए अब तुम्हारी बारी, तुम अब पूरी लाइफ तड़पोगी, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे भूल जाओ। यह कहकर शांतनु जी प्रीति जी की जिंदगी से निकल गए और यहाँ पे प्रीति जी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने पूरे घर वालों से माफी मांगा, बट घर वालों ने उन्हें माफ नहीं किया। उनकी जिंदगी शांतनु जी के बिना बस ऐसे ही कटी, वह पूरी लाइफ भर पछताती रही। दोस्तों अंजलि जी के बॉडी से आत्मा निकल जाने के बाद से अंजलि जी नॉर्मल हो गई। उनको थोड़ा सा समय लगा चीजों को समझने में, बट आगे चल के उनकी लाइफ बढ़िया हो गई। कहते हैं ना कि जिंदगी में जब सुख लिखा होगा तभी होगा, अगर दुख लिखा है तो दुख भी होगा, दोनों को हमें भोगना है। आज की जो भूतिया कहानी है यह सूरत की सच्ची घटित कहानी है। सूरत में बहुत सारी फैक्ट्री है, वो भी साड़ी की। वहां पर एक फैक्ट्री के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। उस आत्मा ने फैक्ट्री के सारे वर्कर लोगों को तंग करके रख दिया और उनमें से कुछ वर्कर को उसने मारा भी, बहुत बुरी तरह से मारा, और कुछ वर्कर तो दुनिया छोड़ के चल दिए। आखिरकार उस आत्मा की वजह से उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। ये जो आत्मा थी वह बहुत ज्यादा पावरफुल थी, प्लस वह आत्मा बदला लेने के इरादे से आई थी। उसके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया था जिसकी वजह से उस आत्मा को आना पड़ा और उसने बहुत भयानक तरह से लोगों से बदला लिया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दो नेपाली लड़के पहुंचते हैं सूरत में काम की तलाश में। ये लड़के नेपाल में मोमो बना के बेचा करते थे, बट इनको अच्छा अर्निंग नहीं होता था, इसी की वजह से यह काम ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे सूरत में। सूरत में इन लोगों ने बहुत सारे काम तलाशे, बट इनको कुछ अच्छा काम नहीं मिला। फिर बाद में कुछ दिन बाद इनको एक बड़ी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे रख लिया जाता है। ये दोनों लड़के अच्छे से मेहनत करते हैं और जो इनकी सैलरी थी वह ठीक ठाक तय हुई थी। पूरा 1 महीना काम कर लेने के बाद से ये लोग पहुंचे मैनेजर के पास सैलरी के लिए, तो इनको सैलरी थोड़ी मिली, जिससे ये बहुत ज्यादा नाराज हो गए। इन लोगों ने मैनेजर से लड़ाई कर लिया और बोला कि आपने सैलरी तय करवाया था, अच्छा अमाउंट आपने कम क्यों दिया, क्यों काटा, अगर थोड़ा मोड़ा काटते तो हमें समझ में आता, आपने हमारी सैलरी ज्यादा काटी, क्यों किया ऐसा, जबकि हम लोग हर रोज काम पे आते हैं, पूरा काम करके जाते हैं, काम में कोई शिकायत नहीं, फिर हमारी सैलरी क्यों कटी। मैनेजर ने इन दोनों को बस ऐसे ही टाल दिया और वहां से भगा दिया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग नया काम ढूंढेंगे और इन लोगों ने नया काम ढूंढना स्टार्ट भी कर दिया, बट इनको कोई भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। फिलहाल के लिए ये दोनों दोस्त जाते थे उसी फैक्ट्री में जहाँ पे ये लोग काम करते थे, और जो फैक्ट्री थी वह बहुत बड़ी फैक्ट्री थी साड़ी की। वहां पे साड़ियां बनती थी। इन दोनों का काम जो था वह साड़ी की पॉलिश था, साड़ी की छटाई थी। होता है ना बहुत सारी साड़ियों में कुछ कटी छटी निकल जाती है, तो उनको छाटना, उनको काउंट करना, साड़ियों का बंडल बनाना, ढो के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मतलब वर्कर वाला काम था इनका। यह ईमानदारी से काम करते थे, बट मैनेजर को ये दोनों लड़के खटकने लगे। ये दोनों लड़के नेपाली थे, इनका नेपाली नाम था, बट इन दोनों को वहां के लोग मुन्ना और चुन्ना बुलाते थे। जो मुन्ना था वह बहुत ज्यादा गुस्सैला था, वह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जाता था, किसी से भी लड़ लेता था,
और इन दोनों दोस्त को अच्छे से हिंदी नहीं आती थी। ये लोग काम चलाने लायक हिंदी बोलते थे जिससे इनका काम चल जाए। दूसरा महीना भी कंप्लीट हो गया काम करते करते, बट इनको सैलरी पहले महीना से भी कम मिला। यहाँ पर मुन्ना भड़क गया। उसने मैनेजर से बहुत लड़ाई किया, बहुत ज्यादा लड़ाई किया। देन मैनेजर और मुन्ना में हाथापाई हो गया। फिर मुन्ना अपने रूम पे आके सो गया। मुन्ना ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे से हम काम पे नहीं जाएंगे, उनका जो भी काम हो जैसा हो वे लोग करें, हम नहीं जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह मुन्ना के दोस्त ने मुन्ना को समझाया और बोला कि देख भाई, यहाँ बेकार बैठे रहने से अच्छा है कि तू चल मेरे साथ, और इस बार तू मुंह बंद करके रहना, तुझे मैनेजर से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी शिकायत होगी तो हम अपने यूनियन लीडर से बोलेंगे, वे मैनेजर से बात करेंगे, बस तू मेरी बात मान और चल ले। जब तक हमें कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक हम लोग करते हैं। मुन्ना अपने ईगो को साइड में किया, उसके बाद वह चला गया काम पे। इन लोगों का काम ठीक ठाक चल रहा था, सैलरी जितना मिल रहा था ये लोग ले रहे थे। दोस्तों एक दिन की बात है, ये दोनों नेपाली दोस्त इवनिंग में काम कर रहे थे फैक्ट्री में। इनको कुछ ज्यादा काम मिल गया था ओवर टाइम का, और इन लोगों ने काम कंप्लीट करने के बाद से घर जा रहे थे, तभी इनकी नजर मैनेजर पे पड़ी। मैनेजर जो था वह फैक्ट्री से कुछ माल चोरी चुप के किसी दुकानदार को बेच रहा था, वो भी भारी भरकम दामों में। यह देखने के बाद से मुन्ना को झटका लगा और इसको ऐसा लगा कि यह गलत हो रहा है तो हमें सेठ को बताना चाहिए। लेकिन मुन्ना कभी भी फैक्ट्री के मालिक से नहीं मिला था और ना ही वह मिल पाता, इसीलिए उसने यह बात यूनियन लीडर से जाके बोली। जो यूनियन लीडर था उसने बोला कि ठीक है, हम यह बात सेठ तक पहुंचा देंगे, तुम लोग जाओ। और यूनियन लीडर और मैनेजर दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। ये लोग आपस में बात किए और इन लोगों ने डिसाइड किया कि मुन्ना को सबक सिखाएंगे। इन दोनों ने एक दिन मुन्ना को और उसके दोस्त को पकड़ लिया और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला, 2-3 चाटे भी मारा, डराया धमकाया। उनका मकसद था कि इन लोगों को डरा के यहाँ से भगा देने का। मुन्ना जो था वह गुस्सैला तो था ही, वह तुरंत गुस्सा गया और चिड़चिड़ा गया और उसने बोला कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। अगर तुम लोग ज्यादा कुछ उल्टा सीधा बोलोगे या मुझे धमकाओगे, मुझे डराओगे तो मैं डरूंगा नहीं, मैं सेठ को खुद जाके बता दूंगा। यहाँ पर यूनियन का लीडर उठा और उसने मुन्ना को 2-3 चाटा मारा और वहां से भगा दिया। अब मैनेजर और जो यूनियन लीडर था यह दोनों डरे थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कब तक इस चीज को हम लोग छुपाएंगे। जो हमारे दुश्मन वर्कर है वे तो जान गए हैं, वे एक दूसरे को बोलेंगे। अगर यह बात सारे वर्कर में फैल गई तो पक्का सेठ तक पहुंच जाएगी। तो बेहतर है कि हमें कुछ उपाय करना चाहिए, इन दोनों लड़कों को भगाना चाहिए। अगर ये नहीं भागेंगे तो इनका इलाज करना चाहिए। दोनों एक दूसरे से बातें किए और उन लोगों ने एक प्लान बनाया। फिर अगले दिन मुन्ना जैसे ही पहुंचा काम करने के लिए फैक्ट्री में, तो सारे वर्कर उससे नाराज थे, उसके खिलाफ थे, और जो यूनियन लीडर था वह सारे वर्कर के सामने मुन्ना को मारा। जब मुन्ना ने सवाल किया कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है, तब लीडर ने सारे वर्कर के सामने यह साबित किया कि मुन्ना चोर है। वह सारा का सारा माल चुराता है और दुकानदारों को बेचता है। कुछ दुकानदारों ने हामी भरी कि हाँ मुन्ना ने ही हमें सामान बेचा है। देन वर्कर भी गुस्से में थे क्योंकि वर्कर जो थे वे बहुत मेहनत करते थे, कम सैलरी पाते थे। यहाँ पर मुन्ना सामान बेच के ज्यादा पैसा कमाता था, यह सोच के सारे वर्कर गुस्से में थे और लीडर और मैनेजर दोनों ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया मुन्ना के ऊपर। यहाँ पर मैनेजर ने खुद जाके सेठ को बोला कि आपके 2 वर्कर मिलकर चोरी करते थे और वे लोग पकड़े गए हैं, बताइए क्या सजा दिया जाए। सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे उसने बोला कि पुलिस में उनको दे दो। फिर होना क्या था, पुलिस आई और इन दोनों दोस्त को पकड़ के लेके गई थाने। ये दोनों दोस्त बिना गलती के कुछ दिन तक जेल में रहे। कुछ महीनों बाद दोनों दोस्त छूटे जेल से, फिर आए क्वार्टर पे, अपना अपना सामान पैक किए
और दोनों का प्लान था कि ये लोग लौटेंगे नेपाल बिना किसी से मिले। लेकिन मुन्ना के अंदर शांति नहीं थी, वह बहुत गुस्से में था। उसने सोचा कि हम सेठ को बताएंगे कि हाँ, आपके मैनेजर और यूनियन लीडर ही यह सब कुछ कर रहा है, उसके बाद हम जाएंगे। जैसा मुन्ना ने सोचा ठीक वैसा करना चाहा। वह गया सेठ को बोलने के लिए, तभी किसी ने खबर कर दिया यूनियन लीडर को कि मुन्ना जा रहा है बताने के लिए कि आप लोग ऐसा ऐसा करते हैं। फिर होना क्या था, यूनियन लीडर और उसके 4-5 वर्कर मिलके मुन्ना को किडनैप कर लेते हैं और एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं और वहां पे उसको बहुत ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं और धमकाते हैं। उनका मकसद था कि इनको मार के पीट के अधमरा करके यहाँ से भगाने का। लेकिन होता क्या है, एकदम उल्टा। यहाँ पर मुन्ना को बहुत भयानक चोट लगती है और वह दुनिया छोड़ देता है। यहाँ पर यूनियन लीडर और उसके साथी डर जाते हैं। उनको समझ नहीं रहा था कि क्या करे, इसके बॉडी का क्या करे। यह तो दुनिया छोड़ दिया, कल को हम पकड़े जाएंगे। फिर सारे लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं कि इसके गले में रस्सी लगा के इसको टांग देते हैं। जैसा उन लोगों ने प्लान बनाया ठीक वैसा ही किया। अगले दिन सुबह में फैक्ट्री में हल्ला हो गया कि मुन्ना ने खुद को लटका लिया है। बाद में पुलिस आई, छानबीन वगैरह हुआ, कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद जो बॉडी थी वह नेपाल भेजी गई। यहाँ पर यूनियन लीडर और मैनेजर को लगा कि सब कुछ सही हो गया, उनका जो टेंशन था वह खत्म हो गया। अब ये लोग फिर से आराम से चोरी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जैसा इन लोगों ने सोचा वैसा हुआ नहीं। फिर से कुछ दिनों बाद यूनियन लीडर 4-5 वर्कर के साथ पहुंचता है फैक्ट्री। इवनिंग में सबके चले जाने के बाद से उनका मकसद था कि फिर से कुछ माल दूसरे दुकानदारों को बेचने का और मोटा पैसा कमाने का। फिर सारे लोग फैक्ट्री का गेट वेट बंद करके अंदर चोरी की तैयारी कर रहे थे, सारा माल इकट्ठा कर रहे थे जो इन लोगों को माल बेचना था। तभी इन लोगों को महसूस हुआ कि कोई इंसान है जो चल रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा था। उस कमरे के अंदर 4-5 लोग थे और चारों पांचों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये लोग पूछ भी रहे हैं आराम से कि कौन है, सामने आओ, कौन देख रहा है चोरी छुप के, हमको पता है कि कोई तो देख रहा है, क्यों नहीं आ रहे सामने, हमें क्यों डरा रहे हो। यहाँ पे सारे वर्कर डर चुके थे। उन लोगों ने सोचा कि चोरी गया भाड़ में, चलो भागते हैं यहाँ से, वरना जो हमें देख रहा है वह हमें छोड़ेगा नहीं। इन लोगों ने भागने की कोशिश किया लेकिन भाग नहीं पाए क्योंकि गेट नहीं खुला और अंदर ही इन लोग की धुलाई बहुत भयानक तरीके से हुई। अगले सुबह लोग पहुंचे फैक्ट्री में काम करने के लिए। तब लोगों ने देखा कि 5 लोग खुद को लटकाए हुए हैं। हल्ला हुआ और लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, पूरा छानबीन वगैरह हुआ। सारे वर्कर डरे थे, कोई भी वर्कर काम करना नहीं चाह रहा था। उन लोगों ने प्लान किया कि अब तो हमारी यूनियन लीडर नहीं रहे तो हम में से किसी को यूनियन लीडर बनना होगा और सेठ से बात करना होगा, क्योंकि इस फैक्ट्री में कुल मिलाकर 6-7 बॉडी निकली है। हम लोग काम करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। और किसने किया कुछ पता नहीं। सबके मन में एक एक सवाल थे बट कोई जवाब देने वाला नहीं था। यहाँ पर यह बात बहुत बड़ी हो गई थी, इसीलिए सेठ को आके फैक्ट्री में देखना पड़ा। सेठ को भी नहीं समझा। सेठ ने पुलिस के ऊपर इस चीज को छोड़ दिया था। ये जो मैटर था यह लंबा चला, कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद थी। फिर बाद में सेठ ने फैक्ट्री को स्टार्ट करवाया। फैक्ट्री में फिर से काम चलना चालू हो गया। जो मैनेजर था वह अपने दोस्त को खोने की वजह से डरा हुआ था, इसीलिए उसने कुछ दिनों तक चोरी चकारी नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसको पैसे से बहुत ज्यादा प्यार था। इसीलिए वह इवनिंग में एक दिन पहुंचता है 2-4 लोगों के साथ सामान को यानी माल को दूसरे जगह भेजने के लिए। उसके साथ भी सेम घटना घटित होती है। यहाँ पर कंपनी के मालिक को पता चलता है कि फिर से 3-4 लोगों के साथ ऐसा कांड हुआ है।
तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह टेंशन में आ जाता है। कंपनी का मालिक बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसकी कंपनी से बहुत सारे लोग की बॉडी निकली थी। पहले राउंड में मुन्ना गया था, उसके बाद 4-5 लोग हैं, उसके बाद 3-4 लोग हैं, ऐसा करके बहुत सारे लोग दुनिया छोड़े थे। और जितना लोग दुनिया छोड़े थे उनके साथ बहुत भयानक हादसा हुआ था। पहले कोई उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा था, अधमरा कर दिया था। उसके बाद उन लोगों ने खुद को लटकाया था। गुत्थी समझ नहीं रहा था कि किसने मारा, किसने लटकाया, या उन लोगों ने खुद को लटका लिया। मतलब किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा था। पुलिस भी छानबीन वगैरह कर रही थी बट कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस की तरफ से था कि फैक्ट्री को कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाए, फैक्ट्री खुलेगा तो अगला कौन निशाना होगा, किसी को कुछ भी खबर नहीं था। यहाँ पर फैक्ट्री को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया, कोई भी फैक्ट्री में काम करने नहीं जा रहा था। जो फैक्ट्री का मालिक था वह हमेशा अपने घाटा को लेके सोचता रहता था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कंपनी के मालिक को टेंशन में देख के उसकी वाइफ ने उसको समझाया और बोला कि एक काम कीजिए, आप फैक्ट्री जाइए और वहां जाके पूजा पाठ वगैरह कराइए, शायद आपका दिन दशा खराब चल रहा है, कोई ग्रह वगैरह होगा जो थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, अगर आप पूजा पाठ कराते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसा वाइफ ने बोला कंपनी के मालिक ने ठीक वैसा ही किया, फिर भी कंपनी में कोई सुधार नहीं। दोस्तों, कंपनी के ऊपर केस चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था, इसीलिए कंपनी बंद थी। कंपनी में कोई काम वगैरह नहीं हो रहा था, बाहर से ताला लगा हुआ था। एक दिन की बात है, कंपनी के मालिक को पता चला कि उसकी कंपनी में आग लग गई है। वह भागता हुआ गया और आग को बुझाने की कोशिश किया गया, फिर भी सब कुछ जल के राख हो चुका था। कंपनी के मालिक ने अपने आंखों से देखा कि कंपनी की सारी सामान जल के राख हो गई है, तो उसको झटका लगा और वह बहुत भयानक सदमे में चला गया। यह बात उस सेठ की माँ को अच्छा नहीं लगा। उनको लग गया कि कंपनी के ऊपर किसी साया का हाथ है। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया और अपनी बेटी के सामने बैठाया और बातचीत वगैरह कराया। तांत्रिक ने खुलासा किया कि कंपनी जो है उसके ऊपर एक भारी आत्मा है और उस आत्मा ने यह सब कुछ किया है। सेठ को यकीन नहीं आ रहा था, वह पढ़ा लिखा था, वह बोल रहा था कि नहीं, भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती है। देन तांत्रिक ने उस आत्मा को बुलाया, आत्मा आया और उसने स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सारी कहानी बता दी। आत्मा ने बताया कि मेरा नाम मुन्ना है, मैं आपके यहाँ ही काम करता था और जो यूनियन लीडर था उसने मुझे फंसाया, मैनेजर ने मुझे फंसाया और आपने मुझे जेल में भिजवा दिया। आपने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं किया, आपने सवाल जवाब वगैरह नहीं किया। मैं खुद आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि ताकि मैं आपको सच्चाई बता दूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे किडनैप किया और मुझे मार डाला। आपने पुलिस बुलाया बट आपने ठीक से छानबीन वगैरह नहीं करवाया। आपके पास पैसे थे, आपने पैसे के दम पे दोबारा फैक्ट्री स्टार्ट करवा दिया, फैक्ट्री में काम चलने लगा, सब कुछ सही चलने लगा। बट मेरा क्या, मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका क्या? मैंने अपने अन्याय का बदला लिया है। और रहा सवाल फैक्ट्री का, तो यह फैक्ट्री कभी भी नहीं चलेगा, मैं चलने नहीं दूंगा। जितने लोग भी यहाँ काम करने आएंगे सबको मैं मार दूंगा। तब जाके सेठ को समझ में आया कि यह कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। सेठ ने उस आत्मा से माफी मांगा और बोला कि प्लीज, मैंने करोड़ों लगाए हैं इस कारोबार में, मुझे काम करने दो, मुझे स्टार्ट करने दो। जो कुछ भी हुआ उसकी तो भरपाई हो गई ना, तुमने सारा माल जला दिया, उन लोगों से बदला भी ले लिया, अब तो मुझे काम करने दो। लेकिन जो आत्मा था वह जिद्दैल था, वह हटी था, उसने मना कर दिया, बोला कि ना मतलब ना। आत्मा की जिद को देखते हुए तांत्रिक ने सेठ को एडवाइस किया कि देखिए, कोई फायदा नहीं, अगर आप दोबारा कंपनी स्टार्ट कर देंगे तो वह आत्मा फिर से परेशान करेगी, तो बेहतर है कि आप नया काम स्टार्ट कीजिए, नए जगह से स्टार्ट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आत्मा जो है वह निर्दोष है, अगर मैं उसे पकड़ भी लेता हूँ तो और भी तो सारे लोग दुनिया छोड़े हैं, उनकी आत्माएं घूमेंगी, कितनों को पकड़ा जाएगा, कितनों को न्याय दिलाया जाएगा। जो होना था वो हो चुका है, प्लस इस कंपनी के ऊपर केस चल रहा है,
है तो आप उसको देखिए। वैसे भी आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक केस बंद नहीं हो जाता। और एक दो लोग तो दुनिया नहीं छोड़े हैं, बहुत सारे लोग दुनिया छोड़े हैं। तो मेरा काम है आपको एडवाइस करना, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सेठ के घर वालों ने सेठ को समझाया कि देखो जो तांत्रिक कह रहे हैं उसे मान लो, हम लोगों को नहीं पता था कि इसमें आत्मा है, आखिरकार हमें पता चल गया है, तो बेहतर है कि नया काम स्टार्ट करो। सेठ ने इस चीज को माना और उन्होंने दूसरा काम स्टार्ट किया। जो आत्मा थी वह उसी कंपनी में रही, क्योंकि तांत्रिक ने उस आत्मा को वहीं पे बांध दिया था। उस आत्मा ने दोबारा सेठ के ऊपर प्रहार नहीं किया। आज फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की सच्ची घटित कहानी। बिहार में एक जगह है समस्तीपुर, वहां पर बहुत बड़ा भूतिया कांड हो गया। वहां पर एक मामूली सी भूत ने लोगों के नाक में दम करके रख दिया। जिन जिन लोगों ने उस आत्मा को मामूली समझने की कोशिश किया उनके साथ बहुत ज्यादा भारी पड़ा। हाँ जी दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हो। एक आत्मा ने घर वालों के साथ साथ पूरे गांव में आतंक मचा के रख दिया था। उस आत्मा की बहुत ज्यादा उस गांव में चलती थी, कोई भी उसका नाम नहीं लेता था, लोग थर थर के कांपते थे। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो स्टोरी है यह समस्तीपुर की कहानी है। और समस्तीपुर में एक फैमिली थी जो कि मिडिल क्लास फैमिली थी। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर थे, अवधेश जी और उनकी माँ। अवधेश जी की माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, उनके जीने का कोई गारंटी नहीं था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, बोल दिया था कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना खींच पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अवधेश जी बहुत ज्यादा परेशान थे माँ को लेके, वह डॉक्टर के चक्कर काटते रहते थे। अवधेश जी की माँ बहुत ज्यादा परेशान थी अपने बेटे को लेके। उनको डर था कि मेरी बाद मेरे बेटे का कौन ध्यान रखेगा। बेटे की तो शादी भी नहीं हुई है, अगर बेटे की शादी हुई होती तो कोई तो होता घर में बहू जो उसका ध्यान रखती, हम मेरा घर परिवार बढ़ता, मैं निश्चिंत होके दुनिया छोड़ती। वह रोते रोते अपने बेटे को अपनी दिल की बात बोली और बोली कि बेटा किसी को पसंद करता है तो शादी कर ले, मैं दुनिया छोड़ने से पहले बहू देखना चाहती हूँ। अवधेश की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसीलिए उसने मना कर दिया, बोला कि नहीं माँ कोई नहीं है। तो यहाँ पर अवधेश जी की माँ ने अपने रिश्तेदारी में लड़की के बारे में पता करवाया और एक जगह पे जाके रिश्ता फिक्स हो गया। जिस लड़की से अवधेश जी का रिश्ता तय हुआ था वह 3 भाइयों की इकलौती बहन थी जिसका नाम चंपा था। चंपा को उसके भाई बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बट उसकी भाभियां उतना पसंद नहीं करती थी। भाभियों को ऐसा लगता था कि सारा प्यार भाई बहन पे ही लुटा रहा है। दोस्तों, चंपा जो थी वह गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए चंपा के माता पिता और उनके भाई लोगों को अवधेश पसंद आ गया। क्योंकि अवधेश अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, इसीलिए इन दोनों की शादी एकदम हड़बड़ी में हुई, लेकिन ठीक ठाक से हो गई। घर पे बहू आई और अवधेश की माँ बहुत ज्यादा खुश हुई। उन्होंने अपने बेटे को बहू के हाथ में सौंप दिया। 2-3 महीने के अंदर ही अवधेश की माँ दुनिया छोड़ दी। यहाँ पर अवधेश और अवधेश की बीबी, बस 2 ही लोग बच गए थे। ये लोग भी धीरे धीरे जिंदगी काट रहे थे। मुश्किल से अवधेश की माँ को दुनिया छोड़े हुए 3 से 4 महीने ही बीते होंगे कि तभी अचानक से अवधेश भी दुनिया छोड़ देता है। वह अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करता था, माँ के बारे में ही सोचता था और उसको हार्ट अटैक आया और उसने दुनिया छोड़ दिया। जब अवधेश दुनिया छोड़ा उस समय चंपा प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी में चंपा क्या करे, वह अकेली पड़ गई थी। तो उसने अपने भाई को बुलाया और भाई से सलाह लिया कि भाई मैं क्या करूं, यहाँ अकेले कैसे रहूं, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है और तुमको तो पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कोई देख रेख के लिए भी नहीं है, मैं अकेली पड़ गई, मेरी दुनिया उजड़ गई, भाई तू कुछ मदद कर। यहाँ पर भाइयों को तरस आ गया बहन पे। उन लोगों ने अपनी बहन को लिया और अपने घर रिटर्न आ गए। जैसे ही भाभियां देख रही है कि चंपा मैके आ गई है, उनका पारा चढ़ गया। वह स्टार्टिंग से ही चंपा को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए चंपा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी।
चंपा सब कुछ बर्दाश्त करती थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसके पेट में बच्चा था। बच्चा कैसे भी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वह देखेगी कि आगे क्या करना है। उसको मैका में रह के नहीं हो पा रहा था, फिर भी मैका में जी रही थी। चंपा के भाई कुछ दिन तक उसके साथ रहे, फिर तीनों के तीनों भाई कमाने के लिए बाहर चले गए। यहाँ पर भाभीियों का राज हो गया। उन लोगों ने घर के सारे काम चंपा से करवाना स्टार्ट कर दिया। उसको थोड़ा भी रेस्ट नहीं देते थे, खाना सही से नहीं देते थे, हमेशा गाली गलौज देते थे। धीरे धीरे चंपा का दिन कट रहा था। चंपा अंदर से बहुत दुखी थी और उसके साथ एक और बुरा हादसा हो गया। उसका जो बच्चा था वह खराब हो गया। अब चंपा के पास कुछ नहीं, वह सर पीट पीट के रो रही थी। जैसे ही उसके भाई को पता चला कि चंपा का बच्चा नहीं है, तो तीनों भाई घर आए और उन्होंने अपनी बहन को संभाला और पूछा कि बच्चा कैसे खराब हुआ, तुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, तू बता। चंपा ने रोते हुए अपने भाई से भाभीियों के बारे में बताया कि भाभी लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अकेले रह लूंगी लेकिन ससुराल ही रहूंगी, भाई यहाँ नहीं रहूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन लोगों ने मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली, मैं क्या करूं। यहाँ पर तीनों भाई बहन के साथ रो रहे थे, उनके हाथ में तो कुछ था नहीं, इसीलिए भाई लोगों ने आपस में मिलके बैठ के फैसला लिया कि हाँ सही रहेगा, चंपा अपने घर रिटर्न हो जाए। भाइयों का यही फैसला था कि चंपा अपने घर चली जाए। चंपा ने अपना सामान पैक किया, उसके बाद वह आने लगी ससुराल। तभी चंपा के बड़े भाई ने अपने बड़े बेटे विशाल को भेज दिया चंपा के साथ। चंपा के बड़े भाई ने अपनी बहन को समझाते हुए बोला कि देख बहन, अभी तू यंग है, अगर तू अकेले रहेगी तो दुनिया तुझ पे गलत नजर डालेगी, बेहतर है कि तेरे साथ विशाल रहेगा और विशाल को तू अपना बेटा मान। अगर मेरी वाइफ ने तेरे साथ गलत किया है, तेरा बच्चा छीना है, इसीलिए मैं उसका बच्चा तुझे दे रहा हूँ, तू ले जा, इसे बच्चे की तरह प्यार करना। तुझे विशाल बहुत प्यार करता है, तू भी तो विशाल को मानती है। यहाँ पे चंपा विशाल को गले लगाती है और उस दिन से विशाल को अपना बेटा मानती है और ये दोनों आके अपने घर में रहने लगते हैं। विशाल अपनी बुआ को बुआ माँ बोलता था और वह बुआ के साथ ही रहा। धीरे धीरे टाइम कटा और विशाल शादी करने लायक हो गया था और बुआ माँ को भी अरमान था कि विशाल की अच्छे से धूमधाम से शादी करे, क्योंकि उनका इकलौता बच्चा था और उन्होंने जैसा सोचा वैसा किया था। उन्होंने धूमधाम से पूनम नाम की लड़की से शादी कराई। बहू घर पे आई, सब कुछ दिनों तक सही चला, लेकिन आगे चल के पूनम को चंपा खटकने लगी। चंपा का भी धीरे धीरे एज हो चुका था, पूनम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पूनम को ऐसा लगता था कि चंपा बोझ है मेरे ऊपर, अगर यह नहीं होती तो मेरा ही राज चलता। मुझे चंपा का केयर करना पड़ता है, उनको नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ, उनके कपड़े धुलो, दोपहर के लिए खाना बनाओ, मुझे आराम नहीं करने देती, वह मेरे लिए बोझ हो गई है, दुनिया छोड़ देती तो अच्छा लगता। मतलब वह अलग अलग तरह की बातें करती थी। धीरे धीरे चंपा से पूनम लड़ाई भी करना स्टार्ट कर ली। हर छोटी छोटी बात पे टोंट देती थी, बोलती थी कि बुढ़िया तू कब तक जीवित रहेगी, क्यों नहीं किसी नदी में तालाब में जाके डूब जाती, क्यों तू जीवित है, तूने तो मेरी जिंदगी नर्क कर दिया है, इससे बेहतर होता कि मैं अपने मैके जाके रहती, मुझे नहीं रहना तेरे यहाँ, मैं जा रही हूँ। इस तरह की बातें पूनम किया करती थी। चंपा जो थी वह अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ। स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक उसको दुख ही झेलने पड़े। चंपा विशाल को कुछ भी नहीं करती थी, एक शब्द नहीं बताती थी कि बहू ने ऐसा किया है वैसा किया है। यहाँ पर पूनम भी दिखावा करती थी पति के सामने कि मैं बहुत सेवा कर रही हूँ सासू माँ का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों विशाल की तो शादी हो गई थी, बट वह कोई काम नहीं करता था, वह बुआ के साथ ही रहा, कभी घर से बाहर निकला नहीं। उसको डर था कि मैं चला जाऊंगा तो बुआ कैसे रहेगी। यहाँ पर विशाल ने फैसला किया कि अब मेरी वाइफ आ गई है, वह बुआ का
ख्याल रखती है तो बेहतर है कि मैं कमाने जाऊंगा, क्योंकि नहीं कमाऊंगा तो घर परिवार कैसा चलेगा। उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो पूनम, तुम बुआ माँ का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, कुछ महीनों बाद लौट के आऊंगा। यहाँ पर पूनम ने बोला ठीक है। यहाँ से पूनम चंपा जी को टॉर्चर करना स्टार्ट करती है, खाना पीना वगैरह नहीं देती थी, रूम में बंद कर देती थी, काफी समय के लिए रूम में बंद रखती थी, अंधेरे कमरे में रखती थी, अलग अलग टाइप के टॉर्चर करती थी। चंपा जी को नहीं समझता था कि वह क्या करे। वह सोचती थी कि अगर मैं खुद को खत्म कर लेती हूँ तो विशाल का क्या होगा। विशाल मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मेरा बच्चा है, मुझे उसके लिए दुख दर्द बर्दाश्त करना है, लेकिन जीवित रहना है। चंपा जी इस दुनिया से मोह माया छोड़ दी थी, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान भगवान करती रहती थी, लेकिन पूनम को कभी भी उन पे तरस नहीं आया। दोस्तों, पूनम के भाई की शादी तय हो गई थी। पूनम का मन था कि मैके जाके भाई की शादी में कुछ दिन रहने के लिए, लगभग 1-1.5 महीने, लेकिन चंपा के रहने की वजह से वह औरत अपने भाई की शादी में लंबा नहीं रह सकती थी, इसीलिए वह नाराज थी और चंपा को बोल रही थी कि बुढ़िया कहीं तू चली जा कुछ दिनों के लिए, मैं शादी से लौट के आऊंगी तब आना। लेकिन चंपा जी के पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए उन्होंने पूनम को समझाया कि बहू तुम चली जाओ, मैं अकेले रह लूंगी, काम धंधा कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूनम को डर था कि अगर अड़ोस पड़ोस ने बुढ़िया को देख लिया काम धंधा वगैरह करते में, तो वह विशाल को बोल देंगे लो तो विशाल मुझे मारेगा, मुझे घर से निकाल देगा, पति है तो मुझे परेशान करेगा। यह सोचकर पूनम अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी। फिर पूनम को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोल दूं कि बुढ़िया जा रही है अपने मैके और मैं निकल जाती हूँ अपने मैके और बुढ़िया को मैं रूम में बंद कर दूंगी। दोस्तों, जैसा पूनम ने सोचा ठीक वैसा ही किया, क्योंकि वह बहुत ही गुस्से में थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने क्या किया कि चंपा जी के मुंह में कपड़ा ठूसा, हाथ बांधा, पैर बांधा और अंधेरे रूम में छोड़ दिया। बाहर से ताला लगाया और अड़ोस पड़ोस में बोल दी कि जो मेरी सासू माँ है वह अपने मैके गई है घूमने के लिए, बहुत दिनों से वह मैके नहीं गई थी, इसीलिए मैके गई है। फिर पूनम चली गई अपने मैके और भाई की शादी पूरा एंजॉय की। उसके बाद वह रिटर्न आई अपने ससुराल, तो उसने ताला खोला और उसके बाद जो बॉडी पड़ा हुआ था वह बहुत ज्यादा गंदा स्मेल कर रहा था। फिर उस बॉडी को पूनम ने लिया और घर के पीछे जमीन खोदकर वहां पे बॉडी डाल दिया और पूरा मिट्टी से बराबर कर दिया। यहाँ पे किसी को नहीं पता कि वह बूढ़ी औरत कहाँ गई। दोस्तों, यहाँ पर पूनम ने गजब का दिमाग लगाया। उसने अपने एक पड़ोसी को भेज दिया चंपा जी के मैके यह खबर देकर कि चंपा जी को आप लोग भेज दीजिए, उनकी बहू शादी से रिटर्न हो गई है। जो पड़ोसी गया था चंपा जी के मैके वह रिटर्न आके पूनम को बोला कि देखो पूनम, तुम्हारी सासू माँ मैके नहीं पहुंची है, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वह मैके नहीं आई है। यहाँ पर पूनम नाटक करने लगी और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, गांव वालों को बोलने लगी कि अरे आप लोग पता कीजिए मेरी सासू माँ कहाँ चली गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा, मेरी सासू माँ को ढूंढिए, अगर सासू माँ नहीं मिलेंगी तो विशाल जी मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे बहुत मारेंगे, कहाँ चली गई, मैं सास के बिना नहीं रह सकती। मतलब बहुत ज्यादा उसने ड्रामा किया और गांव वालों को यकीन हो गया कि चंपा जी कहीं गुम हो गई है। गांव वालों ने खबर भेजा विशाल के पास, तो विशाल भागता हुआ घर आया। पूनम ने विशाल को बताया और समझाया कि देखिए मुझे मैके जाना था, तो मैंने बोला माँ को कि मेरे साथ चल लीजिए, बट उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बहुत दिन हुआ है मैके घूमे हुए, मैं जा रही हूँ अपने मैके, तू जा अपनी मैके। तो वह मेरे से पहले निकल गई, लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं आई है। आप पता कीजिए कैसे हम लोग रहेंगे बिना बुआ माँ के। यहाँ पर विशाल अपनी बुआ माँ को बहुत ढूंढ रहा था, कई दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन वह उसे नहीं मिल रही थी। इधर पूनम बहुत ज्यादा ड्रामा कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थी। पूनम की जो खुशी थी वह बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चली। मात्र 10 से 15 दिन के अंदर ही पूनम के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे, जैसे कि वह खड़ी खड़ी गिरने लगी,
उसको चाटे लगने लगे, उसको दीवार पे परछाई दिखने लगा, उसको कोई पकड़ के मारने लगा, उसके बाल पकड़ के कोई नोच रहा है, इस टाइप को उसको महसूस होने लगा। कोई लाठी से ठेगते हुए आ रहा है, ऐसी आवाज सुनाई देने लगी। पूनम यह सारी चीजें अपने पति यानी विशाल को बताई और उसने बोला कि आप मुझसे दूर मत होइए, आप मेरे पास रह रहे हैं तो ये सारी घटनाएं नहीं घट रही है, लेकिन आप दूर हो जा रहे हैं तो मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। विशाल ने पूनम को समझाया, कहा कि देखो यह कुछ भी नहीं होता, यह सब तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ बुआ माँ को लेके, मुझे ढूंढना है उन्हें ढूंढने दो, तुम अपने काम से मतलब रखो। यहाँ पर पूनम ने विशाल से लड़ाई कर लिया, बहुत ज्यादा लड़ाई कर लिया और बोला कि तुमको क्या लगता है कि वह तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ नहीं हूँ तो ठीक है ना, मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पूनम और विशाल की जो लड़ाई थी वह बहुत भयानक लड़ाई थी, सुबह से स्टार्ट हुई, रात तक चली। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, अपनी अपनी जगह पकड़ के सोए थे और घर में खाना भी नहीं बना था, दोनों भूखे थे, दोनों एक दूसरे का शकल नहीं देखना चाहते थे। रात के करीबन 10 साढ़े 10 का समय हो रहा होगा, तभी विशाल को अचानक से पूनम की चीख सुनाई दी। वह पूनम को उठा रहा है कि पूनम क्या हुआ है, कुछ बोलो, लेकिन पूनम कुछ बोल नहीं पा रही है। पूनम के सामने परछाई है और वह परछाई पूनम का मुंह बंद की हुई है, एक शब्द पूनम के मुंह से नहीं निकल रहा है। वह आंखों से इशारा कर रही है कि उधर देखिए, लेकिन विशाल समझ नहीं पा रहा है। विशाल पूनम को डांट रहा है और बोल रहा है कि अगर तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तुमको नहीं बोलना है, तो कम से कम फिंगर दिखाओ ना, बताओ ना कहाँ पे तुम इशारा कर रही हो। लेकिन पूनम फिंगर भी नहीं दिखा पा रही थी। फिंगर दिखाने के लिए उसने हाथ उठाया तो उसका हाथ मुड़ गया। यहाँ पर विशाल भी डर गया कि इस तरह से हाथ कौन मोड़ रहा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसका हाथ मुड़ रहा है। विशाल चारों तरफ देखने लगा, फिर विशाल की नजर पड़ी सामने वाले दीवार पे, तो उसने पाया कि उसकी बुआ माँ की परछाई है। विशाल बुआ माँ की परछाई को देखते से ही चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि बुआ माँ तुम कहाँ थी, मैं तुमको बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, ऐसे कौन मजाक करता है, बाहर आओ, सामने आओ, तुम परछाई की तरह क्यों दिख रही हो, कहाँ हो। उसने परछाई को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन परछाई नहीं हाथ में आई। विशाल को झटका लगा और वह समझ गया कि बुआ माँ इस दुनिया में नहीं है। उसने पूनम को 2-3 चाटा मारा और पूछा कि पूनम बताओ तुमने ऐसा क्या किया है मेरी बुआ माँ के साथ। मेरी बुआ माँ मेरे सामने है लेकिन एक शब्द नहीं बोल रही है। पूनम डर के मारे सारी बातें बता दी। यहाँ पर विशाल को सब कुछ समझ में आ गया था, कितनी दर्द से, कितनी तड़प से उसकी बुआ माँ का प्राण निकला था। विशाल पूनम को देखते हुए बोला कि काश तुम इस दुनिया में नहीं रहती, मेरी बुआ माँ रहती, तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया, मुझे कभी लगा ही नहीं, अगर मुझे लगा होता तो मैं अपनी बुआ माँ को नहीं छोड़ता। बुआ माँ स्टार्टिंग से ही तकलीफ झेल रही है, मैं तुम्हारा क्या करूं, मेरा तो मन आ रहा है कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, लेकिन मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम यह घर छोड़ के भागो। यहाँ पर पूनम अपने पति का पैर छान ली। उसने बोला कि नहीं, मुझे ऐसे मत छोड़िए, मुझसे गलती हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन विशाल माफ करने के लिए तैयार नहीं था। उसने परछाई को देख के बोला कि बुआ, इसने जानबूझ के किया है जो कि बहुत ज्यादा गलत है, मुझे माफ कर दो कि मैंने ऐसी लड़की से शादी किया, मैं यह घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं खानी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लालच में भी इस लड़की ने यह सब कुछ किया है। मैं जा रहा हूँ, माता पिता के साथ रहूंगा। इतना कहने के बाद से विशाल वह घर छोड़ के वह आ गया अपने माता पिता के पास और उसने पलट के नहीं देखा कि पूनम के साथ क्या हुआ। लेकिन गांव वालों ने जैसा विशाल को बताया कि पूनम ने खुद को लटका लिया। विशाल को थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि वह उसकी वाइफ थी, लेकिन वह क्या करे, वाइफ ने बहुत बड़ा गलती किया था जो कि विशाल माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, विशाल को बीच बीच में सुनने में मिलता था कि उसकी बुआ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको कोई हाथ नहीं लगाता, अगर कोई हाथ लगा ले तो उसकी बुआ की आत्मा उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है। बुआ की आत्मा ने पूरे गाँव वालों को परेशान किया। यह सब कुछ जानने के बाद से भी विशाल अंदर ही अंदर पछताया, लेकिन वह रिटर्न नहीं आया। विशाल की बुआ माँ की जो आत्मा थी वह चाहती थी कि विशाल ही उसकी प्रॉपर्टी खाए, लेकिन विशाल ने प्रॉपर्टी को कभी हाथ नहीं लगाया। आज की जो भूतिया कहानी है यह नवरात्रि के टाइम की घटित कहानी है। आज की स्टोरी में आप जिस आत्मा के बारे में सुनोगे वह आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है।
उसने एक दो लोगों को नहीं मारा, उसने पूरे गांव वालों को तबाह कर दिया। गांव वाले उस आत्मा के नाम से कांप रहे थे। गांव वालों को नहीं पता था कि वह आत्मा आज इनके घर पे गया है तो कल किसको मारेगा, किसके घर पे जाएगा। गांव वाले जो थे वह बड़े बड़े तांत्रिक से दिखा लिए, लेकिन उस आत्मा को कोई भी तांत्रिक हैंडल नहीं कर पाया। ये जो आत्मा थी वह आजाद हो गई थी नवरात्रि के टाइम पे। और हम सभी को पता है कि नवरात्रि के टाइम पे आत्माओं के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, वह किसी के कंट्रोल में नहीं आती। दोस्तों, आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि उस आत्मा का क्या हुआ, वह कैसे कंट्रोल हुआ और गांव वालों के साथ क्या हुआ। आखिर गांव वालों ने ऐसा क्या किया था कि उस आत्मा का सामना करना पड़ा। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कहानी पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह अहरौली नाम की एक गाँव की कहानी है। यह गाँव छोटा सा गाँव है, वहाँ पे मुश्किल से 30-35 घर होंगे और जनसंख्या भी लिमिटेड ही है। इस गांव में एक राहुल नाम के आदमी थे, उनकी 2 शादी हुई थी। जो पहली वाली शादी से उनको सूरज नाम का लड़का हुआ। जब बच्चा हुआ उसी समय उसकी माँ दुनिया छोड़ दी। इसी कारण उनके घर वालों ने उनकी दूसरी शादी कराई। जो दूसरी वाइफ आई उसने बच्चे को पाला, लेकिन मन से नहीं पाला। दूसरी वाली वाइफ से भी उनको एक लड़का हुआ। आगे चल के दोनों भाई एक साथ रहते थे, लेकिन जो छोटा वाला भाई था वह बहुत ज्यादा लड़ाक था एंड सूरज को बहुत ज्यादा मार देता था, पीट देता था। उसकी जो सौतेली माँ थी वह भी प्यार नहीं करती थी, वह भी मारती थी। स्टार्टिंग में सूरज की उसने अच्छे से परवरिश किया था, लेकिन जब उनका खुद का बेटा हो गया फिर उन्होंने अपना प्यार अपने बेटे पे निछावर किया, बड़े वाले को छोड़ दिया। धीरे धीरे सूरज 15 साल का हो गया और घर का जो माहौल था बहुत ज्यादा खराब था। घर में हमेशा कलेश होता रहता था। सूरज इन सारी चीजों को देखते देखते थक गया था, इसीलिए उसने एक दिन बिना किसी को बताए घर छोड़ के भाग गया। यहाँ पर राहुल जी ने सूरज का बहुत पता किया, लेकिन सूरज के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं चला। वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और उनको फालिस मार दिया। उसके बाद वे बेड पकड़ लिए। वह कुछ बोल नहीं पाते थे, उनका आधा शरीर काम करता था, आधा शरीर काम नहीं करता था। वह घर वालों के लिए बोझ हो गए थे। घर वाले जो थे उतना प्यार मोहब्बत भाव वगैरह नहीं देते थे। राहुल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सूरज ने घर क्यों छोड़ा। आखिर ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो सूरज घर छोड़ के चला गया। अगर उसको कोई प्रॉब्लम था तो वह मुझसे बात करता। राहुल जी को दूर दूर तक भनक नहीं था कि वह अपनी सौतेली माँ और भाई की वजह से भागा है। धीरे धीरे समय कटा और राहुल जी पूरे 20 साल तक बेड पे पड़े रहे और राहुल जी एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो गए। देन घर वालों ने सोचा कि अब यह बचेंगे नहीं, इसीलिए उनके मुंह में लोगों ने गंगा जल और तुलसी का पानी डाला। उसके बाद उनसे गाय बछड़ा वगैरह छुआया गया, दान किया गया, बहुत सारी चीजें छू छू के उनसे दान करवाया गया, क्योंकि उनका आखिरी टाइम था और वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और राहुल जी मन ही मन बस यही सोच रहे थे कि काश मेरा बड़ा बेटा होता, सूरज होता, तो मेरी दुनिया छोड़ने के बाद से वह मेरा अंतिम संस्कार करता, क्योंकि वह मेरा बड़ा बेटा है, मेरे पे उसका अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि वही करे, मेरी आखिरी इच्छा है, हे भगवान पूरी कर दो। यही सोचते सोचते उनका प्राण निकल गया। फिर घर वालों ने और गांव वालों ने मिलके अर्थी तैयार किया। अर्थी पे उनको लटाया गया। जो भी होता है अंतिम संस्कार की सारी विधि स्टार्ट हो गई। 4 लोगों ने मिलके उनको कंधा दिया, लेके गए उनकी बॉडी को जलाने के लिए। तभी वहां पे अचानक से एक आदमी सामने आया और उसने गांव वालों को बताया कि मैं सूरज हूँ, इनका बेटा हूँ और मैं आया हूँ आग देने के लिए, क्योंकि मेरा हक है और मेरे पिता की यही आखिरी इच्छा थी, तो मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। यहाँ पे सूरज का जो छोटा वाला भाई था उसका नाम था रोशन। रोशन ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्सा गया और चिल्लाते हुए बोला कि प्रूफ क्या है कि तुम ही सूरज हो, तुम तो कोई फ्रॉड भी हो सकते हो और मेरे पिता हैं, मेरा हक है, मैं इन्हें अग्नि दूंगा, तुम दूर रहो।
सूरज ने फिर से गांव वालों को समझाया और बचपन की बहुत सारी बातें बताई जो उसके साथ घटित हुई थी। गांव वालों का उसने नाम रखा कि आप ये आदमी हैं, आप ये आदमी हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने सूरज को पहचान लिया। दोस्तों, गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि जो बड़ा बेटा है उसका ही अधिकार है, वही बॉडी को अग्नि देगा। और गांव वालों का फैसला था, इसीलिए रोशन को मानना पड़ा। और यहाँ पे सूरज ने अपने पिता की बात रखी। अग्नि के बाद से घर वाले और गांव वाले सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन लोगों ने सूरज से बहुत सारे सवाल किए। सूरज का जो हुलिया था वह एकदम से बदल गया था। बचपन में जैसा दिखता था वैसा वह 20 साल बाद नहीं था, क्योंकि जब वह घर छोड़ के भागा था तब उसकी एज मात्र 15 साल की थी। यहाँ पर वह 35 साल का हो चुका था और कपड़े भी उसने अजीब तरह से पहने थे। उसके जो बाल थे बहुत लंबे थे, जटा हो गया था, गले में रुद्राक्ष पहना हुआ था, पूरे बॉडी पे उसने राख लपेटा हुआ था। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वह एक अघोरी बन चुका था। सूरज ने गांव वालों को समझाया कि देखिए, जब मैं घर छोड़ के भागा था तब मैं बनारस में रहा कुछ दिन, उसके बाद मैं चला गया था कामाख्या और मैं कामाख्या में ही रहता हूँ। बस पिता ने आखिरी इच्छा रखी इसीलिए मैं आया। गांव वालों ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी पिता की आखिरी इच्छा यही है। सूरज ने बताया कि देखिए, मैंने बहुत ज्यादा तपस्या किया है और मैं अपने पिता से कनेक्टेड था, इसकी वजह से पिता ने जो कुछ भी सोचा मैं आ गया। यहाँ पे रोशन का सवाल था कि पिता ने तो तुम्हें बहुत बार याद किया, तुम उस समय क्यों नहीं आए। सूरज ने रोशन को समझाया कि देखो रोशन, पिता की आखिरी इच्छा थी और लोग बोलते हैं ना कि जो दुनिया छोड़ रहा है उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए, इसीलिए मैं लौटा हूँ, वरना मुझे कोई मोह माया नहीं है घर परिवार से। मैं इस गांव में तभी तक रुकूंगा जब तक पिता का काम क्रिया वगैरह खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद मुझे फिर से लौटना होगा। गांव वाले सूरज को देख के दंग रह गए थे। गांव वालों को समझ आ गया था कि सूरज के अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। वह चीजों को देखते मात्र से समझ जाता है, वह जो चाहता है आसानी से कर लेता है। उस दिन के बाद से गांव वाले सूरज को पूजने लगे। उस दिन के बाद से आधा गांव वाले सूरज को मानने लगे, उसके ऊपर प्यार मोहब्बत लुटाने लगे एंड उससे जा के बातें पूछते थे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा घर परिवार कैसा होगा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, आप इसका हल दे दीजिए, आप उसका हल दे दीजिए। सूरज उन लोगों की मदद भी करता था और कुछ गांव वाले ऐसे थे जो डरते थे, उसके पास नहीं जाते थे उसका विकराल रूप देख के। आधे गांव वालों का मानना था कि सूरज के पास कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि भूत प्रेत वगैरह भी है, अगर उसने एक आत्मा छोड़ दिया तो हम तबाह हो जाएंगे, तो बेहतर है कि उससे दूरी बना के रखें। राहुल जी के काम का एक एक दिन निकल रहा था और राहुल जी दुनिया छोड़े थे नवरात्रि के मात्र 2 दिन पहले, इसीलिए उनका काम क्रिया वगैरह नवरात्रि के बीच में पड़ा। और जितने भी अघोरी लोग होते हैं वह माता काली का बहुत ज्यादा पूजा करते हैं नवरात्रि के टाइम पे। सूरज भी एक अघोरी था, इसीलिए उसको भी माता काली का पूजा करना था, इसीलिए उसने एक जगह ढूंढा, अच्छा सा जगह ढूंढा और वहां पे माता की एक मूर्ति रखा। उसके बाद पूजा पाठ का जो भी सामान होता है उसने रखा और उस दिन से पूजा पाठ वगैरह स्टार्ट कर दिया। गांव के कुछ लोग सूरज को समझा रहे थे, बता रहे थे कि देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता दुनिया छोड़े हैं, इसका मतलब कि छुतका लगा हुआ है, इसमें तुम पूजा पाठ वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पर सूरज ने गांव वालों को समझाया कि देखिए, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मुझे कोई मोह माया नहीं है किसी चीज का और मैं एक अघोरी हूँ, बस मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ और नवरात्रि का टाइम है, इसमें माता काली को मुझे प्रसन्न करना है, तो मुझे पूजा पाठ वगैरह करना पड़ेगा। मैं दोनों करूंगा, पिता का काम भी करूंगा प्लस पूजा पाठ भी करूंगा, तो आप लोग मुझे मत रोकिए। यहाँ पर गांव वाले चुप हो गए, लेकिन रोशन चुप नहीं हुआ। रोशन के दिमाग में अलग अलग चीजें चल रही थी। रोशन को बहुत ज्यादा नफरत थी अपने भाई से, इसीलिए उसने गांव वालों को धीरे धीरे यकीन दिला दिया
कि जो सूरज है उसके पास बहुत आत्माएं हैं और वह गांव वालों के साथ बुरा करने जा रहा है। आप लोग कभी सूरज को पूजा पाठ करते हुए देखिए, वह तांत्रिक जैसा पूजा पाठ करता है। कौन इंसान चक्र बना के, नींबू काट के, सिंदूर गिरा के ऐसे पूजा करता है? कभी आपने उसके कपड़े देखे हैं? अजीब तरह का कपड़ा पहनता है। मुझे तो लगता है कि वह इंसान जादू टोना कर रहा है। अगर सूरज यहाँ से चला गया फिर गांव वालों को कौन बचाएगा? आप लोग सतर्क हो जाइए। मैं तो उसका भाई हूँ, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। वह जितना सीधा दिखता है उतना सीधा नहीं है। जो गांव वाले थे वह धीरे धीरे यकीन करना स्टार्ट कर दिए। गांव के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सूरज अघोरी है। आधा गांव वाले तो उसे तांत्रिक समझ रहे थे, इसीलिए गांव वाले बीच बीच में आके चेक कर रहे थे कि सूरज क्या कर रहा है। गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा एक अघोरी को पूजा करते हुए माता काली का, तो गांव वाले डर गए। गांव वालों को लगा कि अरे ये तो सच में हमारे लिए कुछ बुरा कर रहा है। गांव वालों ने सूरज को रोका और बोला कि तुम पूजा नहीं कर सकते। सूरज ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे करना पड़ेगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं करूंगा। सूरज ने थोड़ा सा अपना अलग टाइप का रूप दिखाया क्योंकि गांव वाले उसे बार बार परेशान कर रहे थे। गांव वाले यहाँ पे डर के शांत हो गए। धीरे धीरे नवरात्रि का एक एक दिन कट रहा था। नवरात्रि का 8वां दिन था। उस दिन सूरज का भयानक वाला पूजा था। उसी दिन सुबह में गांव में एक लड़की को सांप ने काट लिया। उस लड़की की माँ को लगा कि सूरज के पास कुछ ना कुछ हल होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को लेके जाऊं और उससे ठीक करवा लूं। वह जानकार आदमी है। वह अपनी बेटी को लेके भागी सूरज के पास। सूरज तैयारी कर रहा था पूजा पाठ का। सूरज ने उस लड़की को देखा और उसकी माँ को बोला कि देखिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग इसे लेके जाइए, जो भी अंतिम संस्कार का प्रोसेस है आप लोग कीजिए। उस लड़की की माँ चिल्लाती हुई सूरज को बोली कि तुम कैसे अघोरी हो, क्यों नहीं बचा सकते, तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, बचा लो, मेरी बेटी बच जाएगी। लेकिन सूरज ने पलट के एक भी जवाब नहीं दिया। उस लड़की की माँ ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सूरज को बोला। यहाँ पे सूरज की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वह शांत होकर सुना, क्योंकि जो अघोरी होते हैं वह बहुत कम गुस्से में आते हैं। अगर एक बार गुस्से में आ गए तो वह बहुत कुछ विनाश भी कर सकते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। अघोरी ने देखा कि उस बच्ची की माँ बहुत ज्यादा रो रही है, कंट्रोल से बाहर है, और गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए थे। फिर अघोरी ने गांव वालों को और उस लड़की की माँ को बोला कि देखिए, आपकी जो बेटी है इसका जाना पहले से तय था और इसको मामूली सर्प ने नहीं काटा है, इसको एक करैत ने काटा है। करैत जब भी काटता है इंसान कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया छोड़ देता है, तो बेहतर होगा कि आप इसे ले जाइए और अंतिम संस्कार वगैरह कीजिए। यह सुनते से ही पूरे गांव वाले चौंक गए। गांव वालों को झटका लगा कि अरे इस इंसान को कैसे पता कि इसको करैत सर्प ने काटा है। यहाँ पर रोशन को एक पॉइंट मिल गया। उसने गांव वालों को भड़काया और उसने बोला कि कैसे सूरज ने बता दिया कि इस लड़की को काले सर्प ने काटा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सूरज ने किसी आत्मा को सांप बना के भेजा हो उस छोटी सी बच्ची को डसने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे निर्दोष होते हैं। हो सकता हो सूरज को बलि की जरूरत हो। पूरे गांव वालों को यह बात खटकी और पूरे गांव वालों ने रोशन की बात मान ली। गांव वाले बहुत ज्यादा नाराज थे। उन लोगों ने पंचायत इकट्ठा किया, फिर गांव वालों ने लाठी हथियार वगैरह लिया। उसके बाद से एकजुट होकर पहुंच गए अघोरी के पास। उन लोगों ने देखा कि अघोरी पूजा कर रहा है। तब गांव वालों ने अघोरी को बोला कि अरे सूरज उठ, ये सारे ड्रामे बंद कर, यहाँ पे तेरी नौटंकी नहीं चलेगी, जहाँ रहता है वहीं जाके कर, भाग जा यहाँ से, वरना हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमको क्या लगता है कि तुम बलि दे दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? तुमने बहुत गलत किया है। लेकिन सूरज ने एक शब्द भी नहीं बोला।
गांव वाले बहुत गुस्से में थे, अलग अलग बातें बोल रहे थे, सूरज किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। तब गांव वालों ने सूरज का सामान उठा उठा के इधर उधर फेंकने लगा। गांव के कुछ लोगों ने सूरज के ऊपर हमला भी किया। यहाँ पर अचानक से सूरज गायब हो गया। गांव वालों को झटका लगा। गांव वालों को नहीं समझा कि सूरज कहाँ चला गया, सूरज कहाँ गया, किसी को कुछ भी नहीं पता। पूरे गांव वालों को एक आवाज सुनाई दी और आवाज बहुत ज्यादा भारी थी। वह आवाज सूरज की थी। उसने चिल्लाते हुए गांव वालों को बोला कि देखो, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है। मेरा जो पूजा चल रहा था तुम लोगों ने उसे भंग किया है, इसीलिए तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि तुम लोग आसानी से बच जाओगे? मुझे मामूली में लिए हो। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसीलिए मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। और तुम लोग एक चीज याद रखो, एक इंसान का काम बीतेगा तब तक दूसरा इंसान दुनिया छोड़ देगा। जब दूसरी इंसान का काम बीतेगा तब तक तीसरा इंसान दुनिया छोड़ देगा। मैं पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। इस गांव में एक भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। इतना सुनते से ही पूरे गांव वाले थर थर कांपने लगे। उन लोगों ने लाठी डंडा वगैरह छोड़ दिया। उसके बाद से सूरज से माफी मांगने लगे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं। दोस्तों, सूरज के पिता यानी कि राहुल जी की 13वीं जैसे ही खत्म हुई कि गांव का एक इंसान टपक गया। जैसे ही उस इंसान का 13वीं खत्म हुआ, दूसरा इंसान दुनिया छोड़ दिया। दूसरे इंसान का 13वीं खत्म हुआ, तीसरा दुनिया छोड़ दिया। अब पूरे गांव वालों को समझ में आ गया था कि सूरज की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर गांव वालों ने बहुत सारे तांत्रिक को बुलाए गांव में और गांव को दिखाया और पूरी घटना बताया। तो तांत्रिक ने जवाब दिया कि देखिए, जानकार तो मैं हूँ, मैं आत्माओं पे कंट्रोल पा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे अघोरी का श्राप है और अघोरी ने आत्मा भेजा है। वह आत्मा मेरे कंट्रोल में नहीं आएगा। मेरे क्या, किसी भी तांत्रिक के कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर आप लोग बचना चाहते हो इस चीज से, तो आपको सूरज को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगना होगा, उन्हें मनाना होगा, तब जाकर यह गांव नॉर्मल होगा। नहीं तो एक एक करके सारे लोग दुनिया छोड़ देंगे। गांव के जितने भी बुजुर्ग थे वे सारे लोग यंग लोगों को समझाए कि देखो, तुम लोग जाओ, तुम लोग यंग हो, तुम लोग को पता है कि किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तुम लोग ढूंढो, उस अघोरी को ढूंढो जिसने आत्मा छोड़ा है। वह मिलेगा तभी हम लोग नॉर्मल हो पाएंगे। हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, अगर हम दुनिया छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग यंग हो, तुम लोग के साथ बुरा हो रहा है तो मुझे बहुत खराब लग रहा है। एक काम करो, तुम लोग जाओ और ढूंढो। पूरे गांव वाले सूरज को ढूंढने के लिए चारों तरफ निकल गए। गांव के 4-4 लोग एक एक ग्रुप बना के निकलते थे। औरतें गांव में थी, बूढ़े लोग गांव में थे। गांव के पूरे यंग लोग जहां जहां अघोरी लोग रहते हैं वहां वहां जाके गांव वाले पता किए। पूरे 2 महीने के बाद से गांव वालों को पता चला कि जो सूरज है वह कामाख्या में है। गांव का पूरा झुंड गया कामाख्या और जाके सूरज के चरणों में गिर के माफी मांगा। अघोरी माफ करने के लिए तैयार नहीं था। गांव वालों ने बहुत ज्यादा विनती की, उसकी सेवा की, उसकी बातों पे यकीन किया, तब जाके अघोरी माना और उसने बोला गांव वालों को कि देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम लोगों ने इतने इंसान को खोया है। ठीक है, मैं अपनी आत्मा को वापस बुला लेता हूँ, लेकिन याद रहे आगे से तुम लोग किसी के साथ ऐसा मत करना। गांव वालों ने सर झुका के सुना और गांव वालों को बहुत ज्यादा पछतावा था। और सूरज ने जिस आत्मा को छोड़ा था गांव का विनाश करने के लिए, उस आत्मा को दोबारा अपने पास बुला लिया। उसके बाद गांव वाले गांव रिटर्न आए और उस दिन के बाद से धीरे धीरे गांव में चीजें नॉर्मल होने लगी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी? अघोरी जो था वह पूजा पाठ कर रहा था, क्या उचित था उस जगह पे उसका पूजा पाठ करना, या फिर गांव वाले दोषी थे जो किसी के बात में आके ये सारी चीजें कर गए? इस पे आप लोगों की क्या राय है? आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह भी नवरात्र के टाइम की घटित कहानी है। हम सभी को पता है कि नवरात्रि के टाइम में यानी कि 9 से 10 दिनों के बीच में जितनी भी आत्माएं होती हैं
वह सब आजाद होती हैं, प्लस उनके पास पावर कुछ ज्यादा होता है, उनके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नवरात्रि का जो समय होता है, इस समय सारी आत्माएं चारों तरफ घूमती हैं और बहुत ज्यादा शिकार करती हैं। अगर कोई उनके चुंगल में फंस गया, या तो वह इंसान दुनिया छोड़ देगा, या दिमाग से कमजोर हो जाएगा, या शरीर से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आत्माएं आसानी से नहीं छोड़ती। ये जो आत्माएं हैं, यह लोगों को बहुत ज्यादा तड़पाती हैं। हमारे जो पूर्वज होते थे, वह हमें बताते थे कि बेटा नवरात्रि के टाइम में अकेले तो कहीं भी मत जाना, सुनसान जगह पे तो बिल्कुल भी मत जाना, चलने से पहले नीचे देखना जमीन पे कुछ पड़ा तो नहीं है, नींबू मत कुचलना, सिंदूर मत लांघना, काला धागा मत लांघना, अगर कोई इंसान तुम्हें रास्ते में मिल जाए तो उससे बात मत करना, उससे डरना मत, अगर डर गए तो वह इंसान यानी कि वह आत्मा जो इंसान के रूपी घूमता है, वह आपको पकड़ लेगा। हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि जो आत्माएं होती हैं, वह कितनों भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन इंसान से कम रहती हैं। अगर इंसान उस समय पे डर गया तो आत्माएं पकड़ लेती हैं, अगर इंसान नहीं डरा तो आत्माएं बहुत ज्यादा लड़ती हैं, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं पाती हैं। इसीलिए इंसान को डरना नहीं चाहिए। बस यह कहने की चीज है, सबकी फटती है आत्मा से। दोस्तों, आज की जो भूतिया घटना है, यह लखनऊ की सच्ची घटित कहानी है। लखनऊ में एक आदमी थे जिनका नाम था नरेश। वे हलवाई थे और मिठाई बना के बेचा करते थे। नवरात्र जैसे ही स्टार्ट हुआ, वह चले गए अपने मार्केट में, यानी कि जहाँ पे मेला लगता है, वहाँ पे जिलेबी बना के बेचने के लिए। दोस्तों, नवरात्र का दूसरा दिन था। नरेश जी चले गए थे सुबह में ही मेला में, और सुबह से ही दुकान लगा के बैठ गए थे। उनके दुकान का सारा सामान बिक गया इवनिंग होते ही, लेकिन वे घर रिटर्न नहीं आए। वे मेला में आराम से बैठे थे। उनके जितने भी दोस्त थे, वे लोग भी कुछ ना कुछ मेला में बेचते थे। वे सारे जब रिटर्न आ रहे थे, तब नरेश जी से पूछे कि तुमको घर नहीं चलना क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो सामान कब का बिक गया है, एक काम करो हमारे साथ ही घर चल लो। नरेश जी ने बोला कि नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना, एक काम करो तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे से आऊंगा। नरेश जी के दोस्त मुस्कुराए और नरेश जी से पूछे, क्या भाई आज तुमने फिर से भाभी से लड़ाई कर लिया, आखिर तुम वे सारे काम करते ही क्यों हो जिससे भाभी नाराज हो जाती है। यहाँ पे नरेश के दोस्तों को पता था कि नरेश जी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा लड़ाई किए थे और वे घर नहीं जाना चाह रहे थे। उनको डर था कि घर जाऊंगा तो बीवी फिर से कुछ न कुछ बोलेगी, लड़ जाएगी। इसीलिए नरेश जी अपना चेहरा लटका के मेला में ही बैठे रहे। आखिरकार मेला बंद हो गया, आधी रात हो गया, सारे लोग अपने अपने घर को रिटर्न हो गए। तब नरेश जी ने सोचा कि हमें भी घर चलना चाहिए, क्या करूंगा यहाँ पे बैठ के। उनके दिमाग में चल रहा था कि यह समय उचित है घर जाने के लिए, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वह सो गई होगी, बच्चा भी सो गया होगा, पापा भी सो गए होंगे। फिर उन्होंने अपना सामान बांधा, उसके बाद वे घर के लिए निकल गए। नरेश जी के घर से जो मार्केट था वह 4 किलोमीटर की दूरी पे था, और ये पैदल आ रहे थे, क्योंकि पहले साधन कम होता था लोगों के आने जाने का, इसीलिए ये पैदल आ रहे थे। और रास्ते में काफी सुनसान सड़क पड़ी। ये सड़क पकड़ के आराम से आ रहे थे, तभी इनकी नजर सामने के 2 इंसान पे पड़ी। इन्होंने उस इंसान से कुछ भी बातें नहीं किया, ये आगे बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे जो 2 इंसान बैठे थे पेड़ के पास, वे देखे कि नरेश जी इग्नोर करके आगे बढ़ गए हैं, तो वे नरेश जी के पीछे आए और पूछे कि अरे भाई अकेले कहाँ जा रहे हो। नरेश जी ने बताया कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। उन लोगों ने पूछा कि क्यों भाई इतनी रात को जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम अकेले सुनसान जा रहे हो, तुम्हें किसी चीज का खतरा नहीं है क्या। नरेश जी ने बोला कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं क्यों डरूंगा, किस चीज से डरूंगा। उन दोनों इंसान ने नरेश जी के साथ बहुत ज्यादा बहस करना स्टार्ट कर दिया। वे लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं डर रहे, तुम्हें डरना चाहिए, रात है, अंधेरिया रात है, बहुत ज्यादा सुनसान सड़क है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम कैसे इतनी हिम्मती हो, बहुत सारे लोग तो डरते हैं, तुम कैसे नहीं डर रहे। यहाँ पे नरेश जी चिल्लाते हुए बोले कि देखो
तुम लोग हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे पता है तुम लोग कौन हो। और रहा सवाल डरने का, तो मैं किसी से भी नहीं डरता, हट जाओ, मुझे जाने दो, यही उचित होगा। यहाँ पर दोनों इंसान का पारा चढ़ गया और वह बहुत ज्यादा गुस्सा गए और नरेश जी को चिल्लाते हुए बोले कि देख, अभी भी मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू डर जा, मेरे सामने झुक जा, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम जा नहीं पाओगे और तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। नरेश जी ने बोला कि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम दोनों कौन हो, तुम दोनों हवा हो जो मेरा रास्ता रोक के खड़े हो, और मैं तुमसे नहीं डर रहा, मुझे जाने दो वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पर दोनों आत्माएं जो इंसान का रूप धारण करके रास्ते में खड़े थे, वह हवा में उड़े और हंसने लगे और उन लोगों ने आखिरी चेतावनी दिया नरेश जी को कि देखो, तुम झुक जाओ वरना हम तुम्हें पकड़ लेंगे। इस समय हमारा पावर बहुत ज्यादा है और तुम हमारे चुंगल से नहीं बच पाओगे, एक बार पकड़ेंगे तो तुम्हें मसल देंगे। आत्माओं ने नरेश जी का थैला छीन लिया, थैला में था जिलेबी और निकाल के खाने लगी। नरेश जी थैला छीनने की कोशिश कर रहे थे और आत्माओं को बोल रहे थे कि देखो, जिलेबी मत खाओ, ये जो जिलेबी है ये मेरे बेटे के लिए, उसने मुझसे मुंह खोल के मांगा है तो मुझे उसके लिए ले जाना है, जाने दो, हटो। लेकिन आत्माएं नहीं हट रही थी। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुआ और दोनों की दोनों आत्माएं नरेश जी को उठा के 2 बार 3 बार पटकी, फिर भी नरेश जी नहीं झुके तो नरेश जी की बॉडी में अपना शरण ले ली और आत्माओं ने नरेश जी को बोला कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। नरेश जी जब तक होश में थे, यानी जब तक उनका दिमाग काम कर रहा था, तब तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रटी उन आत्माओं के सामने कि देखो, मैं एक वादे में बंधा हूँ, जिस दिन मैं वादे से आजाद हो जाऊंगा, मैं उस दिन तुम लोग की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दूंगा। लेकिन आत्माओं ने उनकी बात का यकीन नहीं माना, हंसती हुई उन्हें पकड़ ली। उसके बाद से उनकी बॉडी को पूरी बुरी तरह से तोड़ दी, उनकी बॉडी पे ही थी और जंगल में जाके रहने लगी। फिर अगले सुबह नरेश जी की फैमिली ने देखा कि नरेश जी घर नहीं लौटे, तो फिर उनके दोस्तों से घर वालों ने पूछा, तो दोस्तों ने बताया कि वे मेला में ही रह गए। उन्होंने बोला कि वे बाद में आएंगे। नरेश जी के पिताजी को लग गया था अंदर ही अंदर कि उनके बेटी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जरूर किसी ऊपरवार हवा ने पकड़ लिया है, वरना मेरा बेटा घर पे आ ही जाता। नवरात्र का समय है, आत्माएं बहुत ज्यादा आजाद है, किसी न किसी ने तो पकड़ा ही होगा। फिर उन्होंने अपनी बेटी की तलाश जारी कर दी। इवनिंग में जाके उनको उनका बेटा मिला, वो भी नाली में गिरा हुआ, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वह होश में नहीं था। फिर नरेश जी के पिताजी ने उनको उठा के घर पे लाए और उन्होंने आत्माओं से पूछा कि क्या लोगे मेरे बेटे को छोड़ने का। फिर आत्माओं ने बोला कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कोई भी डिमांड नहीं है, बस एक ही चीज है कि आपका बेटा झुक जाएगा जिस दिन हमारे सामने, उस दिन हम इसे छोड़ देंगे, अगर नहीं झुकेगा तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। नरेश जी के पिता बहुत ज्यादा डर चुके थे अंदर ही अंदर। उन्होंने बोला कि देखो, तुम लोग मेरे बेटे को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो, जिस दिन नवरात्र खत्म होगा उस दिन तुम लोग की बैंड बज जाएगी, बेहतर है कि तुम लोग अभी छोड़ के चले जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन आत्माएं जो थी वह बहुत ज्यादा जिद्दी थी, उन लोगों ने बोला कि नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आत्माएं उठा उठा के नरेश जी को पटकने लगी, उनकी हालत बहुत ज्यादा बर्बाद कर दी थी। फिर नरेश जी के पिताजी ने अपने घर पे एक तांत्रिक को बुलाया और अपने बेटा को दिखाया और पूरी की पूरी कहानी बताया कि मेरे बेटे के साथ ये चीजें हुई है, आत्माएं जिद में है, नहीं छोड़ना चाह रही। तो उस तांत्रिक ने आत्मा से बात किया, उसने भी कोशिश किया छुड़ाने का, लेकिन आत्माओं ने नहीं छोड़ा। फिर उस तांत्रिक ने नरेश जी के पिताजी को समझाया और बोला कि देखिए, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल है, बेहतर है कि 1 सप्ताह का आप इंतजार कीजिए, जिस दिन नवरात्र खत्म होगा उस दिन आत्माओं का खेल खत्म हो जाएगा। जैसा तांत्रिक ने बोला ठीक वैसा ही नरेश जी के पिताजी ने किया। नरेश जी को घर में बांध के रखा जाता था, छोड़ा नहीं जाता था, नहीं तो वह भाग जाएंगे, कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसी के डर से घर वालों ने उनको पकड़ के जबरदस्ती रखा था। जो आत्माएं थी वह पूरा का पूरा सप्ताह नरेश जी को बहुत ज्यादा परेशान की। आखिर करके नवरात्र खत्म हुआ। फिर नरेश जी के पिताजी ने बहुत सारे तांत्रिक को बुलाया अपने घर,
उसके बाद से राउंड बना, उस राउंड के बीच में नरेश जी को बैठाया गया, जो आत्माएं थी उससे डील किया गया। 3-4 तांत्रिक थे, उन तांत्रिक ने आत्माओं को तो पकड़ लिया लेकिन उनके साथ कुछ किया नहीं। जैसे ही नरेश जी नॉर्मल हुए, होश में आए, नरेश जी को सारी की सारी घटना याद थी रात वाली। फिर उन्होंने उस आत्मा को अपने कब्जे में लिया। यहाँ पर नरेश जी की वाइफ ने नरेश जी को तड़पते हुए 1 सप्ताह देखा था, इसीलिए जब नरेश जी होश में आए, नॉर्मल हुए, तब वाइफ ने अपना वादा वापस लिया। जैसे ही नरेश जी आजाद हुए, उन्होंने आत्माओं को उठा उठा के पटका और आत्माओं को बताया कि देखो, तुम जिसे नॉर्मल समझ रहे थे, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा जानकार हूँ, तांत्रिक हूँ, लोग मुझे भगत कहते हैं, लोग मुझे पूजते हैं, 10-12 गांव के लोग आते हैं मेरे पास विद्या लेने के लिए कि आत्माओं से कैसे डील करें, और तुमने मुझे पकड़ लिया, वो भी मेरे बारे में जाने बिना। मैं तुम्हें कई बार चेताया कि छोड़ दो, मत पकड़ो, मुझसे मत उलझो, फिर भी तुम लोग उलझे। अब तुम लोग की बारी है भुगतने की, तो तुम लोग भुगतोगे। नरेश जी उन आत्माओं को पकड़ के अपने पास रखे और अपने हिसाब से डील किए। और नरेश जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वे हमेशा लोगों की मदद करते थे और इसी कारण से नरेश जी की वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में रहती थी, क्योंकि उनकी वाइफ का कहना था लोगों का सेवा करना अच्छी चीज है, लेकिन अपना घर परिवार देखना भी जरूरी है। आप कुछ कमाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक वगैरह करते हैं, जिससे बहुत कम कमाई होती है, हमारे घर परिवार नहीं चलता। हमारा जो बच्चा है उसको पढ़ाना है, लिखाना है, उसको अच्छे समाज में रखना है, तो आपको काम करना होगा। और नरेश जी काम नहीं करते थे, वे सिर्फ और सिर्फ झाड़ फूक वगैरह करते थे। इसी को लेके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई होता था और वाइफ ने नरेश जी से वादा लिया था, वो भी बेटे के सर पे हाथ रख के कसम खिलवाया था कि आप आगे से कोई भी तांत्रिक विद्या यूज नहीं करेंगे। इसी वादे की वजह से नरेश जी ने उन आत्माओं को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन वादा नहीं तोड़ा। आगे चल के नरेश जी बच गए और नरेश जी को रियलाइज हुआ कि काम भी जरूरी है, लोगों का सेवा भी जरूरी है। उस दिन से वे दोनों काम ईमानदारी से करने लगे, उनका घर परिवार अच्छे से चलने लगा। आज की जो भूतिया कहानी है, यह मेरे ससुराल की सच्ची घटित कहानी है। आज मेरी सासू माँ ने मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी स्टोरी शेयर किया। ये जो स्टोरी है यह एक्चुअल में घटित है। जब मेरी सासू माँ शादी करके आई, जस्ट उनके पड़ोस में भी एक दुल्हन आई थी और उस दुल्हन के ऊपर बहुत भारी आत्मा आ गया और घर वालों को अंदाजा भी नहीं था कि वह आत्मा कहाँ से आया। जब आत्मा ने अपनी इच्छाएं बताई घर वालों को, तो घर वाले उसकी इच्छाएं सुनकर दंग रह गए। घर वालों को समझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए और वह आत्मा छोड़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। आज की जो कहानी है ना, सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोपालगंज में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। वह सबके साथ अच्छे से पेश आ रही थी, घर में खाना वाना बनाना, घर का काम करना, बड़ों का सेवा करना, सब कुछ करती थी। घर वाले जो थे उससे बहुत ज्यादा खुश थे। उसको शादी करके आए हुए मात्र 3 से 4 महीने ही बीते थे कि उसके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया। पहले के समय में लोग बाथरूम के लिए बाहर जाया करते थे, सुबह और शाम में। विंटर का समय था, नई वाली जो दुल्हन थी वह चली गई बाथरूम के लिए इवनिंग में बाहर, और विंटर के समय में जल्दी से इवनिंग हो जाता है, इसीलिए वह जल्दी चली गई और उधर से रिटर्न आई। तब उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, वह डायरेक्ट अपने कमरे में गई और गेट बंद कर लिया। उसके पति, उसके ससुर, उसके चाचा ससुर, जितने भी घर के मर्द थे, वे सारे लोग खेत से काम करके घर पे रिटर्न आए तो उन लोगों ने खाना मांगा। फिर उस दुल्हन की सासू माँ ने जाके किचन में देखा तो किचन में कुछ भी नहीं था, एक रोटी तक नहीं थी। फिर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने गेट बजाया बहू का। बहू अंदर से गेट नहीं खोल रही है। सासू माँ बाहर से बहुत ज्यादा बोल रही हैं कि क्यों नहीं खाना बनाई, खोलो गेट खोलो, मुझे तुमसे बात करना है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि आज खाना जल्दी बना देना, क्योंकि तुम्हारे ससुर भूखे आएंगे, ये लोग दिन में खाना नहीं खाए थे, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, गेट खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। इस तरह से कौन व्यवहार करता है, गेट खोलो गेट खोलो। लेकिन बहू रानी गेट नहीं
खोल रही थी। यह बात घर के मर्दों तक पहुंची तो उन लोगों को टेंशन हुआ कि अरे क्या बात हो गई, अंदर है और गेट नहीं खोल रही है, कहीं वह बीमार तो नहीं, कहीं वह बेहोश तो नहीं हो गई। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होता गेट बजने पे जरूर गेट खोलता, अगर वह गेट नहीं खोल रही है इसका मतलब वह बेहोश हो। फिर घर वालों ने गेट को तोड़ा। उसके बाद उन लोगों ने पाया कि वह औरत अपने बेड पे बैठ के सर झुका के रो रही है, हंस रही है। मतलब थोड़े टाइम रो रही है, थोड़े टाइम हंस रही है। घर वालों को यह सीन समझा नहीं। उन्होंने दुल्हन से बात करने की कोशिश किया लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोली। घर वालों के बार बार सवाल करने पे वह दुल्हन गुस्साती हुई बोली, भाग जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरे नजरों से, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके तुम सबको खा जाऊंगी। मुझे क्या समझ रहे हो बुद्धू। यहाँ पे घर वालों को झटका लगा। वे लोग समझ गए कि एक्चुअल में इसे क्या हुआ है, क्योंकि वे लोग गांव से थे और वे लोग आत्माएं से परिचित थे। इसके बाद घर वाले दुल्हन के कमरे से बाहर निकले और दूसरे कमरे में जाके सारे लोग मिलजुल के बात की कि क्या किया जाए। उसके ऊपर तो आत्मा आ गई है, आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा कौन है हमें नहीं पता। ठंडी का समय है, इस समय कोई झाड़ फूक करने वाला भी नहीं मिलेगा, कौन जाएगा बुलाने के लिए। अगर कोई तांत्रिक मिल भी गया तो वह आएगा नहीं, और अंधेरा हो चुका है तो कैसे जाएंगे, हम लोग के पास कोई जाने का साधन भी नहीं है। अगर दिन का समय होता तो किसी की साइकिल मांग के मैं तांत्रिक को बुला लाता। अपने गांव में तो कोई तांत्रिक भी नहीं है, कैसे बचा जाए। ये जो आत्मा है उसे रात भर परेशान करेगी, क्या किया जाए। यहाँ पे घर वालों ने फैसला लिया कि रात भर के लिए बहू को छोड़ देते हैं, उसको कोई भी परेशान नहीं करेगा, सुबह होते से ही हम तांत्रिक को बुलाएंगे। जैसा घर वालों ने सोचा ठीक उसका उल्टा हुआ। बहू रानी के ऊपर जो आत्मा था वह शांत नहीं बैठा, वह पूरे घर में उड़ रहा था और उड़ उड़ के लोगों को परेशान कर रहा था। घर में किसी को सोने ही नहीं दिया रात में, ना ही किसी को सोने दिया, ना ही किसी को खाना खाने दिया, यहाँ तक कि किसी को बाथरूम तक नहीं जाने दिया। पूरी रात घर वालों को परेशान किया और उस दुल्हन को भी परेशान किया। दुल्हन के कपड़े फाड़ दिए, पूरे बाल खोल दिए और उसके बाद से ही करके पूरे घर में नाच रही थी। कभी इधर गिर रही है, कभी उधर गिर रही है। कोई भी सोने की कोशिश करे तो उसे जगाती थी और रात में खाने के लिए मांगती थी कि मुझे ये चीज खाना है, मुझे वो चीज खाना है, लाके दो, मुझे पीना है, पीने के लिए लाके दो। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे लेकिन घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कैसो उन लोगों की रात कटी। सुबह होते से ही उस दुल्हन का पति जो है रवि, वह भाग के गया अपने पड़ोसी गांव में। वहां से एक तांत्रिक को लेके आया। तांत्रिक आया और आंगन में उस दुल्हन को बैठाया और उसके ऊपर जो आत्मा था उससे बात किया और पूछा कि तुम कौन हो, क्यों आई हो, क्या चाहती हो, बताओ। फिर उस आत्मा ने बताया कि ये जो दुल्हन है जिसका नाम सलोनी है, यह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे पसंद आ गई, सो मैंने पकड़ लिया। तांत्रिक ने उस आत्मा को डांटा और बोला कि देखो मैं भली भांति तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम एक चुड़ैल हो, तुम एक लड़की हो और लड़की हो के लड़की को पसंद नहीं कर सकती। तुम्हारा इसके ऊपर आने का कोई और मकसद है, वो मुझे बताओ। फिर से चुड़ैल ने वही चीज रिपीट किया, नहीं मुझे यह लड़की अच्छी लगी इसलिए मैंने पकड़ लिया, कोई और इरादा नहीं है, मुझे छोड़ दो तांत्रिक, तुम भाग जाओ वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी खा जाऊंगी। तांत्रिक बोला कि ठीक है, वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन किसे खाएगा। तांत्रिक ने 2-3 छड़ी मारा उस चुड़ैल को। यहाँ पर 2-3 छड़ी खाने के बाद से चुड़ैल रोती हुई नाक से बोली, मैंने सालोनी यानी दुल्हन को कीड़ा बन के उसके कान में घुस गई और वहां से मैंने इसको पकड़ा। इसको पकड़ने का मात्र एक ही मकसद था, इसके पति को पाना। इसका जो पति है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे उसको पाने के लिए किसी न किसी का शरीर चाहिए था, इसीलिए मैं सालोनी के अंदर घुस गई मौका देखते से ही, और मुझे रवि चाहिए, बस मैं रवि को पालूंगी, मैं चली जाऊंगी। यहाँ पर तांत्रिक ने 2-3 छड़ी चुड़ैल को और मारा और बोला कि बहुत गलत चीज किया है तूने, किसी और के पति को पाने के लिए तू शरीर में घुस जाएगी, ये बहुत खराब चीज है। अब बता तू क्या चाहती है, तू जाएगी या मैं तुझे पकड़ के लेके चलूं।
यहाँ पे चुड़ैल ने बोला कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तांत्रिक, मैं इसे छोड़ रही हूँ। इतना बोलने के बाद से वह चुड़ैल सलोनी की शरीर को छोड़ के उड़ गई। तांत्रिक ने लौंग वगैरह बनाया और सलोनी के पानी में मिला के उसको पिला दिया। 1 से 1.5 सप्ताह तक सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन 1-1.5 सप्ताह बाद वह चुड़ैल दोबारा सलोनी को पकड़ ली और घर वालों को परेशान करती थी। घर वाले बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। एक दिन गुस्से में सलोनी की सासू माँ ने उस चुड़ैल को बोला कि तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, रुको मैं तुम्हें गरम लोहे से दागती हूँ। इतना सुनने के बाद से चुड़ैल फड़फड़ाई और बोली कि नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं पकड़ूंगी, मैं जा रही हूँ। जैसे ही सलोनी की सासू माँ लोहा गरम करके लाई दागने के लिए, शरीर छोड़ के चुड़ैल भाग गई। उसके बाद से 1-2 दिन नॉर्मल चला, फिर पकड़ लिया उसने दुल्हन को। मतलब चुड़ैल हर दूसरे दिन पकड़ लेती थी दुल्हन को। घर वाले बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। फिर घर वालों ने उसी तांत्रिक को बुलाया जिसने चुड़ैल को भगाया था। उसके बाद तांत्रिक से ताबीज बनवा लिया और दुल्हन के गले में ताबीज डाल दिया। इसके बाद तांत्रिक रवि के द्वार पे गया और वहाँ पे एक भारी बसवाड़ था जिसपे चुड़ैल रहती थी। तांत्रिक ने उस बसवाड़ को झाड़ा वगैरह और चुड़ैल को पकड़ा और उसके बाद चुड़ैल को अपने साथ ले गया। उस दिन के बाद से दुल्हन को कोई और आत्मा परेशान नहीं किया और ना ही वह चुड़ैल रिटर्न आई। उस दिन के बाद से रवि का घर परिवार काफी अच्छा चलने लगा। जैसे दुल्हन पहले थी ठीक वैसे बाद में हो गई और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जब माँ शादी करके आई थी तब उनको यह चीज सुनने में आया। उन्होंने कभी सलोनी को नहीं देखा था, बट उनको भी अंदर से लगता था कि अरे कैसी दिखती होगी, कैसे आत्मा ने पकड़ लिया। होता है ना कि अगर हम सुन ले किसी आत्मा के बारे में तो हमें भी जिज्ञासा होती है जानने के लिए। माँ ने बताया कि बहुत समय बाद जब दुल्हने घर से बाहर निकलने लगी, एक दूसरे से मिलने लगी, तब माँ ने उनसे सवाल किया सलोनी जी से। तब सलोनी जी ने बताया कि हाँ, मुझे चुड़ैल ने पकड़ा था, बट मुझे कुछ भी याद नहीं। वह मेरे शरीर पे थी, वह मेरे दिमाग से खेलती थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लोग बताते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।